एपिसोड 21-30। मैं खुद उससे निपटूंगा। बाईं ओर से एक तेज आवाज सुनाई दी। हर कोई उस व्यक्ति को देखने के लिए बगल में मुड़ गया जो अभी अभी पहुंचा था। गौरव जो पहले आगे चल रहा था उसने आवाज सुनी और उसे लगा कि यह परिचित है। वह रुक गया और चारों ओर मुड़कर देखा कि दर्शक छात्र एक पुरुष छात्र को उनके बीच से गुजरने के लिए रास्ता दे रहे हैं। गौरव ने भूरी त्वचा वाले भारी भरकम पुरुष का चेहरा पहचाना। वह एक बड़ा था। ओह माय गॉडनेस, क्या वह पॉल मिगुएल नहीं है? वह वही है, लेकिन मुझे बेन और हंग जो कहीं भी आसपास नहीं दिख रहे हैं। कुछ छात्रों ने कहा जैसे ही पॉल गौरव की ओर चला। ओह, ये तुम हो। मेरे पास किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बर्बाद करने का समय नहीं है जिसे मैंने पहले ही हरा दिया है, गौरव ने कहा और चलना जारी रखने के लिए मुड़ गया। तुम कमीने कहाँ जा रहे हो? मैं सुनिश्चित करूंगा कि मैं तुम्हें यहाँ कुचल दूं और अपना गौरव वापस ले लूं, पॉल ने गुस्से भरी नजर से कहा जबकि अपनी चलने की गति बढ़ा दी। शायद तुम्हें मेरे पास आने से पहले बाकी दो को भी बुला लेना चाहिए, गौरव ने कहा जैसे वह चलता रहा। इस बार पिछली बार जैसा नहीं होगा, कचरे। तुम जो भी दवाएं इस्तेमाल करो, तुम्हारा ही नुकसान होगा। मैं तुम्हें इस बार अस्पताल भेज रहा हूं, पॉल ने उग्रता से कहा। गौरव इस बिंदु पर वापस मुड़ गया और पॉल को घूरने लगा। यह आत्मविश्वास इसलिए है क्योंकि गौरव ने पॉल को सिर से पैर तक जांचा जैसे वह बोला, इस बार मैं पूरे स्कूल को दिखाऊंगा कि कचरा केवल कचरा ही रह सकता है। पॉल ने जोड़ा जैसे वह अचानक गौरव की ओर भागा। गति का विस्फोटक प्रकोप गौरव को बहुत चौंका दिया क्योंकि पॉल उनकी पिछली लड़ाई में इतना तेज नहीं था। गौरव ने जल्दी से पॉल को चकमा देने के लिए दाईं ओर मुड़कर प्रतिक्रिया दी। पॉल लगभग अचानकता के कारण उससे संपर्क बना लेता, लेकिन वह फिर भी उसे चकमा देने में सक्षम था। लगता है कि वह अपनी रक्त रेखा को चौथे बिंदु के माध्यम से चैनल करने में कामयाब रहा। इसका मतलब है वह अब एक जुलू रैंक वाला मिश्रित रक्त है। गौरव ने एक हल्के हैरान नजर से विश्लेषण किया। यही वह जगह थी जहां से पॉल का आत्मविश्वास आया था। वह, हंगजो और बेन राव तीनों कैफेटेरिया की घटना के बाद से स्कूल से दूर रहे थे। वे स्कूल आने से डरते थे क्योंकि गौरव ने उनकी प्रतिष्ठा को नाली में डाल दिया था। वे उस तरह की शर्मनाक पीड़ा की कल्पना नहीं कर सकते थे जिससे उन्हें छात्रों के साथ गुजरना पड़ता जो उन पर इशारा करते और हंसते थे जबकि उनकी पीठ के पीछे उनका मजाक भी उड़ाते थे। तीनों परिश्रमपूर्वक प्रशिक्षण ले रहे थे और अपनी ऊर्जा को चौथे बिंदु से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे वापस आ सकें और उससे निपट सकें। जब एक मिश्रित रक्त अंत में जुलू रैंक का बनने में कामयाब हो जाता था तो उस मिश्रित रक्त की ताकत उनकी क्षमताओं के साथ साथ बढ़ जाएगी। उन तीनों का मानना था कि जब वे इस रैंक पर पहुंचेंगे तो उनके पास गौरव को हराने की ताकत होगी, भले ही वह शक्ति बढ़ाने वाली दवाओं का उपयोग कर रहा हो। पॉल ऐसा करने वाला पहला था, यही कारण था कि वह आज स्कूल में था। भागो मत, कमीने, लड़ो, पॉल ने कहा जैसे वह फिर से गौरव की ओर भागा। गौरव फिर से पॉल को कुछ सेंटीमीटर से चकमा देने में कामयाब रहा। उनकी गति लगभग समान थी। गौरव की सामान्य गति पॉल की तुलना में केवल एक पायदान अधिक थी। जितना मैं तुम्हारे साथ जाना पसंद करूंगा, मैं तब तक किसी भी लड़ाई में नहीं जा सकता जब तक कि मेरी सजा खत्म नहीं हो जाती, इसलिए तुम्हें खुद को शर्मिंदा करना बंद कर देना चाहिए इससे पहले कि तुम इन बंदरों की तरह खत्म हो जाओ। गौरव को इशारा करने की भी जरूरत नहीं थी इससे पहले कि हर कोई समझ जाए कि वह किसका जिक्र कर रहा था। सात के चेहरे जिन्होंने पहले उस पर हमला करने की कोशिश की थी, शर्मिंदगी और दर्द से जल गए। तुम कमीने, तुम बस मार से बचने का रास्ता निकालना चाहते हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, पॉल ने कहा और फिर से बाहर भागा। वैसे भी तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, गौरव बगल की ओर मुड़ गया। मैंने अभी तक अपनी रक्त रेखा सक्रिय नहीं की है। जब मैं करूंगा तो तुम्हें पछतावा होगा, पॉल ने कहा, और मैंने अभी तक अपनी डैश को सक्रिय नहीं किया है। जब मैं करूंगा तो तुम मुझे कभी छू नहीं पाओगे, गौरव ने आंतरिक रूप से कहा, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। पिछली बार जब मैं उन तीनों के साथ लड़ाई में गया था तो एक छिपी हुई खोज थी। क्या सिस्टम ने एक और जारी किया है? गौरव ने पिछली मुठभेड़ को याद करते हुए विचार किया। रुको, पॉल ने अचानक गौरव को अपने कदम रोकते हुए सुना। पॉल को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन उसने रुकने का फैसला किया जैसा कि गौरव ने मांग की थी। तुम खुद को भुनाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, गौरव ने समझौता करने का फैसला किया। चलो आज का काम खत्म करने के बाद स्कूल परिसर के बाहर लड़ते हैं, गौरव ने प्रस्ताव दिया। मैं बाहर क्यों लड़ना चाहूंगा? मैं तुम्हें सबके सामने कुचलना चाहता हूँ। पॉल के चेहरे पर एक मजबूत असहमति थी जैसे वह नफरत के साथ बोला। ये स्पष्ट है कि तुम मुझे अभी हराना चाहते हो क्योंकि मैं वापस नहीं लड़ सकता। क्या तुम ऐसे ही अपनी गरिमा वापस पाने वाले हो, एक ऐसे व्यक्ति को हराकर जो वापस नहीं लड़ सकता? गौरव ने निराशा भरी नजर से जोर दिया। पॉल पलटवार करना चाहता था जब उसने उनके चारों ओर खड़े छात्रों की आवाजें सुनी। वह उचित शर्तों पर द्वंद्व युद्ध भी नहीं करना चाहता। अब वह कचरे से लड़ना चाहता है जब कचरा स्कूल की सजा के कारण वापस लड़ने में सक्षम नहीं होगा।
छात्रों ने उन्हें निराश भरी घूरती हुई नजरों से देखा जैसे वे आपस में फुसफुसाए। पॉल के चेहरे पर शर्मिंदगी थी क्योंकि उसने उनके बयान सुने। गौरव ने इस तरह से खेलने का फैसला किया ताकि वह हर किसी के दिमाग में ये डाल सके कि अगर वे यहाँ लड़ते तो वह वापस नहीं लड़ता, जिससे पॉल के लिए एक आसान जीत होगी। पॉल की जीत एक शर्मनाक होगी क्योंकि उसे गौरव के बिना लड़ाई के जीतने का श्रेय दिया जाएगा। सामान्यतः पॉल को कोई परवाह नहीं होती, लेकिन वह अपनी गरिमा वापस पाने की कोशिश कर रहा था और यह उसके लिए सबसे अच्छा तरीका नहीं होगा। ठीक है, हम स्कूल परिसर के बाहर लड़ सकते हैं। हमारी लड़ाई रिकॉर्ड की जाएगी और हर किसी को देखने के लिए नेट पर अपलोड की जाएगी, लेकिन मैं कैसे सुनिश्चित हो सकता हूं कि तुम आओगे? जहां तक मुझे पता है तुम अपना काम खत्म करने के बाद भाग सकते हो। पॉल सहमत हुआ, लेकिन उसे पूरा भरोसा नहीं था कि गौरव आएगा। मैं आऊंगा, गौरव ने आत्मविश्वास के साथ कहा। भले ही मैं न आऊं, तुम कल वापस आकर मुझे स्कूल परिसर के भीतर हरा सकते हो, गौरव ने जोड़ा। पॉल ने अपनी आंखें सिकुड़ी जैसे उसने संदेह के साथ गौरव को देखा। बोलिंग ग्रुप कंस्ट्रक्शन साइट 7, पॉल ने कहा जैसे वह दूर जाने के लिए मुड़ गया। शाम 6 बजे ऊपरी मंजिल पर मुझसे मिलो, पॉल ने जोड़ा। पॉल ने समझौता करने का फैसला किया क्योंकि अगर गौरव ने अपना काम खत्म करने के बाद नहीं आने का फैसला किया तो उसके पास अगले दिन कोई बहाना नहीं होगा। अगर पॉल ने आकर उसे फिर से परेशान करने का फैसला किया, अगर गौरव ने नहीं आने के बाद वही बहाना देने का फैसला किया, तो पॉल सुन नहीं सकता था और बस उसे हरा सकता था, भले ही वह वापस लड़ता या नहीं। गौरव ने पॉल को देखा जो विपरीत दिशा में चल रहा था। मुझे उम्मीद है कि वे तीनों वहां एक साथ होंगे। यह मेरे लिए अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाना आसान बना देगा। गौरव के दिमाग में ये विचार खत्म होने के बाद वह अपने प्रारंभिक गंतव्य की ओर जाने लगा। लड़ाई कैसे होने वाली थी, इस पर चर्चा करते हुए भीड़ बिखर गई। उनमें से बहुतों ने अनुमान लगाया कि गौरव लड़ाई के लिए पहले इस्तेमाल की गई दवाओं का उपयोग करेगा, लेकिन जब उन्हें पॉल के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी नजर याद आई तो उन्होंने अनुमान लगाया कि उसके पास कुछ छिपा हुआ है। बोलिंग ग्रुप कंस्ट्रक्शन साइट 7, गौरव कुछ मिनट पहले ही दृश्य से चला गया था। उसने सफाई लाउंज से सफाई उपकरण लिया और वर्तमान में मिश्रित रक्तों के लिए खेल सुविधाओं में से एक की ओर जा रहा था। आज उसे दिन के लिए खत्म होने से पहले लगभग 7 अलग अलग स्थानों की सफाई करनी थी। वह इतिहास की किताबें भी लौटाना चाहता था जो उसने दूसरे दिन मिस एमी के नाम पर उधार ली थी, ताकि वह जांच कर सके कि क्या और भी वॉल्यूम थे। उसने अनुमान लगाया कि दिन की गतिविधियों को खत्म करने से पहले शाम हो जाएगी। गौरव ने डैश का उपयोग नहीं किया क्योंकि छात्र अभी भी हर जगह थे। डैश अब इतना शक्ति में बढ़ गया था कि अगर उसे इसका उपयोग करते हुए देखा जाता तो वे सोचते कि उसने एक और रक्त रेखा जागृत कर ली थी, इसलिए उसने अभी के लिए इसे छिपाकर रखने का फैसला किया। उसकी सामान्य गति उसके चारों ओर हवा के छोटे झोंके पैदा करने के लिए पर्याप्त तेज थी। यहां तक कि उसके हाथ में बड़े सफाई उपकरण के साथ भी वह दौड़ता रहा। 2 घंटे बाद गौरव ने 7 में से 6 जगहों की सफाई कर ली थी और वर्तमान में 7वें की ओर जा रहा था। जिस इमारत की ओर वह वर्तमान में जा रहा था उसके बारे में सोचकर उसे रोंगटे खड़े हो गए। टीचर्स ब्लॉक सी, ये वही जगह थी जहां उसने दूसरे दिन सफाई की थी और वही जगह थी जहां मिस एमी का कार्यालय स्थित था। मुझे उम्मीद है कि उसे किताबों के बारे में पता नहीं चलेगा, गौरव के विचारों की यह श्रृंखला थी जब वह परिचित क्रीम रंग की 2 मंजिला इमारत के सामने पहुंचा। वह तुरंत अंदर गया ताकि अपना काम शुरू कर सके। उसने जानबूझकर इसे आखिरी जगह के रूप में चुना ताकि उसे मिस एमी के संपर्क में आने से बचना पड़े। वह पूरी तरह से उससे बचना चाहता था। गौरव ने हमेशा की तरह नीचे से शुरू किया, प्रत्येक शिक्षक के कार्यालय का एक एक करके दौरा करना और सफाई का कर्तव्य निभाना। गौरव को मिस एमी के अलावा इमारत के भीतर हर कार्यालय की सफाई खत्म करने में केवल और 30 मिनट लगे। वह वर्तमान में उस गलियारे में था जो उसके कार्यालय की ओर जाता था। उसने अभी अभी उस शिक्षक के कार्यालय की सफाई खत्म की थी जो उसके बगल में था। वह बाईं ओर मुड़ा ताकि मिस एमी के कार्यालय के दरवाजे की स्थिति को कुछ सेकंड के लिए देखे और फिर जाने के लिए मुड़ गया। वह शायद घर चली गई है, लेकिन अगर वह यहाँ है तो मुझे इस क्षेत्र से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ना होगा। गौरव के ये विचार थे जैसे उसने अपनी गति तेज की और उन सीढ़ियों से इमारत छोड़ दी जिनसे वह पहले ही आदी हो चुका था। इमारत से बाहर निकलने पर गौरव क्लीनर्स लाउंज की ओर दौड़ने लगा ताकि सफाई उपकरण गिरा सके। उसे यह नहीं पता था कि ब्लॉक सी में शिक्षक की इमारत के अंदर नीले रंग की पुतलियों वाली सुंदर आंखों का एक जोड़ा दीवार पर रखी पर्दों से उसकी जाती हुई आकृति को घूर रहा था। कुछ मिनट बाद गौरव ने उपकरण गिरा दिए थे और जाने के लिए तैयार था। वह अपनी नियमित गति से स्कूल के मैदानों के पार मुख्य प्रवेश द्वार की ओर भागा। आखिरकार उसे आजमाने का सही समय है, ये गौरव के विचारों की श्रृंखला थी जब वह स्कूल परिसर से निकल गया। इस समय शाम के 6 बज चुके थे। वह इमारत जहां गौरव और पॉल को मिलना था शहर के नक्शे पर स्कूल के दक्षिण पूर्व में लगभग 7 मील दूर स्थित थी। गौरव को वहां पहुंचने से पहले केवल एक टेलीपोर्टेशन सर्कल में प्रवेश करना था और पैदल लगभग 5 मिनट और चलना था। यह शहर में एक व्यावसायिक वर्ग क्षेत्र और एक आवासीय क्षेत्र के बीच में था।
जब वह वहां पहुंचा तो उसकी दृष्टि में लंबी और छोटी दोनों इमारतें दिखाई दीं। जिस जगह को उन्होंने अपनी लड़ाई के लिए चुना था वह एक निर्माण स्थल था जिसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया था। परिसर के भीतर की इमारतें सभी अधूरी थीं, वे खत्म नहीं हुई थीं। छोटी बिजली की बाड़ें थीं जो नीली रेखाओं के रूप में थीं जो पूरे आसपास को बाधित कर रही थीं। ये नीली रेखाएं लगभग 7 फीट ऊंची थीं। अगर कोई व्यक्ति इससे संपर्क करता तो उसे बिजली का झटका लगता और लगभग 3 घंटे के लिए लकवाग्रस्त हो जाता। साथ ही पुलिस को सतर्क किया जाएगा, जिसका मतलब है कि व्यक्ति पकड़ा जाएगा। गौरव निर्माण स्थल के पीछे की ओर चला गया। वह उस तरफ से प्रवेश करना चाहता था ताकि उसे देखा न जाए। गौरव ने अपने आसपास को ठीक से देखा और क्षेत्र के भीतर के लोगों की जांच की। गौरव के लिए सौभाग्य से यह क्षेत्र विरल रूप से आबादी वाला था। कुछ और सेकंड के बाद वह थोड़ा झुक गया और फिर कूद गया। टहुम, वह हवा में 10 फीट से अधिक कूदा और नीली रेखाओं की बाड़ों को पार कर गया। प्लोम, वह निर्माण परिसर के भीतर उतरा और निकटतम अधूरी इमारत की ओर चलना शुरू कर दिया। एक दूसरे के करीब स्थित लगभग 5 लंबी अधूरी इमारतें थीं। बीच में इमारत सबसे लंबी थी। चीजों को देखने से ये लगभग 100 मंजिल ऊंची थी और एक पूरी गली जितनी चौड़ी थी। भगवान ही जानते हैं कि वे क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये काफी बड़ा था। निर्माण सामग्री परिसर के भीतर देखी जा सकती थी, जिसमें कुछ अज्ञात मशीनें हर जगह बिखरी हुई थीं। उनमें से अधिकांश मानव रूप वाली थीं। जैसे गौरव बीच की इमारत की ओर चला, वह बीच में अधूरी इमारत के बहुत करीब एक दूरी पर खड़ी एक आकृति देख सकता था। करीबी निरीक्षण पर वे वास्तव में 3 आकृतियां थीं। गौरव, हंगजो, पॉल मिगुल और बेन राव को एक दूसरे के बगल में खड़े देख सकता था। हमेशा की तरह हंगजो अपने सामान्य अभिमानी रवैये के साथ बीच में खड़ा था। उसने गौरव को आते देखा और नफरत के साथ उसे घूरने लगा। लगता है कि वह अच्छी सेहत में है। तो वह पूरे समय स्कूल से दूर क्यों था? क्या शर्मिंदगी के कारण? गौरव को यह एहसास हुआ। वह अब समझ गया कि ये तीनों पाखंडियों का एक समूह थे। उन्होंने उसे जीवन भर अपमानित किया था, फिर भी वे खुद अपमानित होने से डरते थे। उसने अपने दिल में आज उन्हें सही तरह से सजा देने का वादा किया। पिछली बार वह उदार था, लेकिन इस बार वह समझ गया कि इस तरह के लोग कभी अपना सबक नहीं सीखते थे। मुझे सावधान रहना होगा, आसपास कोई नहीं है। कौन जानता है कि उन्होंने क्या योजना बनाई है। गौरव ने उनके सामने पहुंचने पर एक दृढ़ नजर रखी। क्या हम इसे यहाँ कर रहे हैं? उसने एक ठंडे लहजे में पूछा। मुझे इस कमीने का आत्मविश्वास वाला लहजा पसंद नहीं है जब वह बोलता है, हंगजो ने गौरव को नफरत भरी नजर से घूरते हुए कहा। नहीं, हम ऊपर जा रहे हैं, पॉल ने कहा जैसे वह मुड़ गया और पीछे की इमारत की ओर इशारा किया। ठीक है, गौरव ने इमारत को देखा और सहमत हुआ। वह पहले ही जानता था कि ऐसा होने वाला था, क्योंकि पॉल ने स्कूल में पहले ऊपरी मंजिल का उल्लेख किया था। गौरव ने उनके प्रवेश करने का इंतजार नहीं किया इससे पहले कि उसने किया। वह पहले इमारत में गया। यह इसलिए नहीं था क्योंकि वह मूर्ख था या कुछ और, इसके विपरीत जैसे ही वह अंदर गया उसने डैश को सक्रिय कर दिया। तीनों अधूरी इमारत में प्रवेश कर गए और उसे नहीं देखा। पहले उन्होंने सोचा कि वह भाग गया था, जब तक कि उन्होंने सीढ़ियों से तेज टैपिंग की आवाजें नहीं सुनी जो ऊपर जाती थीं। तीनों ने चढ़ने की योजना भी नहीं बनाई थी। वे बस लिफ्ट स्टैंड पर गए और लिफ्ट का उपयोग करके ऊपरी मंजिल तक गए। हालांकि इमारत अधूरी थी, फिर भी इसमें सीढ़ियां और एक लिफ्ट थी। गौरव ने रास्ते में अनियमितताओं की जांच करते हुए ऊपरी मंजिल तक गति के साथ चला। यही कारण था कि वह उनसे पहले प्रवेश किया था। वह डैश का उपयोग करके खतरे के मामले में वातावरण की जांच करना चाहता था। जैसे ही डैश समाप्त हुआ, गौरव ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। ऊपरी मंजिल विशाल थी। ये साफ सुथरा टाइल वाला था, सिवाय कुछ छोटे मलबे के जो कई हिस्सों में देखे जा सकते थे। कई पदों पर कुछ मशीनें और निर्माण सामग्री भी थी। गौरव के पहुंचने के कुछ ही क्षण बाद तीनों भी पहुंचे। वे बीच हवा में तैरते हुए एक गोलाकार उपकरण के साथ उसकी ओर चल रहे थे। गौरव ने इस उपकरण को एक रिकॉर्डर के रूप में पहचाना। तुम्हारी शर्म यहाँ रिकॉर्ड की जाएगी और हम तुम्हें हराने के वीडियो को नेट पर पोस्ट करने के बाद अपनी प्रतिष्ठा वापस पा लेंगे। हंगजो ने एक पागलपन भरी नजर से चिल्लाया जैसे उसने गौरव की ओर इशारा किया। गौरव ने बस एक उदासीन नजर से उसे देखा। क्या हम बस ये कर सकते हैं? मैं उन कचरे से बात करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता जो दूसरों को कचरा कहते हैं। गौरव ने पलटवार किया। तुम कमीने, तुमने मुझे क्या कहा? हंगजो आगे बढ़ना चाहता था जब पॉल और बेन ने उसे दोनों तरफ से पकड़ा। युवा मालिक, याद रखो कि वह शक्ति बढ़ाने वाली दवाओं का उपयोग करता है। पॉल को उसकी देखभाल करने दो, बेन ने बाईं ओर से कहा, जबकि पॉल ने सहमति में थोड़ा सिर हिलाया। ओह, तुमने उसे क्यों रोका? शायद पिछली बार की मार उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। हंगजो एक कामुकतावादी होना चाहिए क्योंकि उसे दर्द पसंद है। शायद उससे और पैसे लेने के बाद मैं उसकी और हड्डियां तोड़ दूंगा। गौरव ने अश्लीलता से पलटवार किया। उसकी नजर अब एक विद्वान की नहीं थी जिसे किताबें पढ़ना पसंद था, बल्कि यह शरारत की थी।
हांगजो का माथा गुस्से में बार बार हिल रहा था क्योंकि उसने गौरव के शब्द सुने। तुम कमीने, मैं तुम्हें मार दूंगा। हांगजो ने चिल्लाया और खुद को उन दोनों की पकड़ से खींचकर आगे भागा जबकि उसकी भुजा से एक प्रतिदीप चमक निकल रही थी। रक्त रेखा बढ़ाने वाली गोलियां। पॉल और बेन की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हांगजो अचानक उनकी पकड़ से बचकर गौरव की ओर भागेगा। तुम मर गए, हांगजो ने चिल्लाया जैसे उसने अपनी दाहिनी भुजा को पीछे की ओर मोड़ा। प्रकाश उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया और उसकी उंगलियों के ऊपर एक छोटा ब्लेड बन गया। वह जल्दी से गौरव की गर्दन की ओर अपने उंगलियों के सिरों को आगे बढ़ा दिया। पिछली बार के विपरीत जहां मैं चकमा दे रहा था और पीछे हट रहा था, इस बार मैं पहला हिट करने वाला होऊंगा। जैसे ही गौरव इस निष्कर्ष पर पहुंचा उसने अपनी हाथ को गति के साथ उठाया और उसे आने वाले हांगजो की ओर घुमाया। हांगजो ने केवल एक धुंधला हाथ आंदोलन देखा और इससे पहले कि वह पूरी तरह से मार सके गौरव की हथेली उसके चेहरे के सामने दिखाई दी, उसके बाएं गाल पर सटीक होने के लिए। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता संपर्क बना। पा मांस के साथ हथेली के टकराने की कुरकुरी आवाज गूंज उठी। हांगजो ने एक चलती हुई गाड़ी के बराबर एक बल को महसूस किया जो उसके दाहिने गाल पर जा टकराया जिससे वह हवा में कई फीट ऊपर चला गया जबकि खून और दांतों की उल्टी कर रहा था। हांगजो गौरव की जगह से लगभग 4 मीटर दूर जमीन पर एक मृत चूहे की तरह गिरा। युवा मालिक, पॉल और बेन दोनों एक ही समय में चिल्लाए जैसे वे हांगजो की ओर दौड़े जो फर्श पर फैला हुआ था। उसके चेहरे का बायां हिस्सा सूजा हुआ और चोटिल था। बेन और पॉल उसे मदद करने के लिए नीचे झुके इससे पहले कि वे उसके मुंह में एक छोटी गोल नारंगी गोली डाल दें। हांगजो जिसके कई दांत निकल गए थे और उसका चेहरा सूजा हुआ था, वह ठीक होने लगा। उसके चेहरे और आंखों का सूजा हुआ बायां हिस्सा धीरे धीरे सामान्य हो गया और उसके दांत भी। गौरव ने अपने दाहिने हाथ को देखा जिसे उसने अभी अभी इस्तेमाल किया था। ये काफी रोमांचक महसूस हुआ। गौरव को वह तरीका पसंद आया जब उसका हाथ हांगजो के चेहरे से जुड़ा, खासकर जिस तरह से उसके गाल लहरों की तरह हिलते थे। यह एक ऐसी भावना थी जिससे गौरव कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता था और उसने गुप्त रूप से कामना की कि हांगजो फिर से मूर्खतापूर्वक उसकी ओर भागेगा। तुम कमीने, तुमने मेरे चेहरे पर मारने की हिम्मत कैसे की? जब हांगजो आखिरकार पूरी तरह से ठीक हो गया तो ये शब्द उसके मुंह से निकले। वहां से और भी है। मुझे तुम्हें वह खिलाने में कोई आपत्ति नहीं है जो तुमने मुझे इन सभी वर्षों में खिलाया, गौरव ने आत्मविश्वास की एक नजर से कहा जैसे वह हांगजो के गुस्से भरे चेहरे पर मुस्कुराया। युवा मालिक, उसे मुझ पर छोड़ दो। जब मैं उसके साथ हो जाऊंगा तो वह तुम्हारे न्याय प्राप्त करने के लिए घुटनों पर भीख मांग रहा होगा, पॉल ने कहा जैसे वह बाहर भागा। गौरव पहले ही स्थिति को समझ चुका था और जानता था कि केवल पॉल ही उसके खिलाफ जा पाएगा क्योंकि वह पहले से ही एक जुलू रैंक वाला मिश्रित रक्त था। जैसे ही पॉल बाहर भागा उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा एक बड़े बैल के रूप में बदल गया। उसके हाथ अतिरिक्त मोटे हो गए क्योंकि वह ऊंचाई में लगभग 7 फीट तक बढ़ गया। उसकी आंखें उसकी मुट्ठी के साथ लाल हो गईं। कैफेटेरिया में उसके रूपांतरण की तुलना में पॉल इस बार अधिक उग्र दिखता था। वह एक गहरी आवाज में गरजा जैसे उसने गौरव के सिर की ओर मुक्का मारा। ताकत और शक्ति में वृद्धि बहुत स्पष्ट थी। गौरव ने भी पॉल की ओर अपनी मुट्ठी फेंककर प्रतिक्रिया दी। पॉल के खिलाफ सिर पर जाने का उसका कारण जुलू रैंक वाले मिश्रित रक्त की ताकत का पता लगाना था। पाओ, दोनों मुट्ठियां तीव्रता के साथ टकराईं और दोनों को पीछे धकेल दिया गया। पॉल 6 फीट पीछे खिसक गया जबकि गौरव लगभग 3 फीट पीछे खिसक गया। पहले टकराव से मजबूत व्यक्ति पहले से ही स्पष्ट था। पॉल ने फिर से गौरव की ओर दौड़ने में समय बर्बाद नहीं किया और एक और मुट्ठी बाहर निकाली। उनकी गति अब एक ही स्तर पर थी लेकिन गौरव अभी भी उससे थोड़ा मजबूत था भले ही पॉल की रक्त रेखा शक्ति प्रकार की थी। पाओ 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 पाओ, गौरव और पॉल के हिंसक रूप से एक दूसरे से टकराने की आवाजें हवा में गूंज उठीं। गौरव थोड़ा झुक गया और पॉल की दाहिनी भुजा के स्विंग को चकमा दिया इससे पहले कि वह एक सफल अपरकट लगाने के लिए अपने ऊपर की ओर मुट्ठी फेंके। पॉल ने समय पर प्रतिक्रिया दी और गौरव के मुक्के को रोकने के लिए जल्दी से अपने बाएं हाथ को नीचे धकेल दिया, फिर भी उसे मुक्के के पीछे के बल से थोड़ा पीछे धकेल दिया गया। इससे पहले कि गौरव अपना हाथ वापस ले पाता पॉल ने अपना बायां पैर गौरव की बाईं पसली क्षेत्र की ओर घुमाया। जैसे ही पैर को बाहर घुमाया गया गौरव ने इसे पहले ही महसूस कर लिया था और हवा में 2 मीटर कूदकर और एक बैकफ्लिप करते हुए प्रतिक्रिया दी। उसके पीछे कूदने के बाद पैर उसे चूक गया। दोनों फिर से आगे दौड़कर एक दूसरे के करीब आ गए। पाओ 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 पाओ, वे अधूरी इमारत की छत के पार जगह जगह घूमते हुए बार बार टकराए। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी ये स्पष्ट था कि पॉल हारने वाली तरफ था जिसने उसे, हांगजो और बेन को बहुत चौंका दिया। वह पॉल से अभी भी कैसे मजबूत हो सकता है? पॉल अब एक जुलू रैंक वाला मिश्रित रक्त है भगवान के लिए। उन दोनों के ये विचार थे क्योंकि उन्होंने लड़ाई देखी। वे विश्वास नहीं करना चाहते थे लेकिन अब वे यह महसूस करना शुरू कर रहे थे कि उन्होंने एक भूमिगत बारूद पर कदम रखा होगा क्योंकि कोई भी शक्ति बढ़ाने वाली दवा 0 रैंक वाले मिश्रित रक्त को जुलू रैंक वाले मिश्रित रक्त से मजबूत नहीं कर सकती थी।
खासकर अगर उस मिश्रित रक्त की रक्त रेखा एफ ग्रेड से कम होनी चाहिए थी। असंभव, असंभव। हंगजो ने पागलपन की एक नज़र से देखा जैसे पॉल को बार बार पीछे धकेल दिया गया। कैसे, क्यों, कैसे, क्यों, कैसे, क्यों, ये कचरा मुझसे अधिक शक्तिशाली कैसे हो गया, कैसे, उसे ये ताकत कहाँ से मिलती है। हंगजो लगभग पागल हो रहा था क्योंकि वह अपने चेहरे पर लिखे अविश्वास के साथ आंतरिक रूप से बड़बड़ा रहा था। पाओ, गौरव ने आखिरकार पॉल की बाईं पसली क्षेत्र पर एक ठोस हिट मारी। क्रैक, दरार की आवाजें गूंज उठीं और बल ने पॉल को कई फीट पीछे धकेल दिया। गौरव, जिसने पहले ही उस पर लाभ उठा लिया था, उसने हार नहीं मानी और फिर से अपनी मुट्ठी को प्रदर्शित करते हुए आगे भागा। पाओ, 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 पाओ। आखिरी मुट्ठी उसके पेट पर जा गिरी जिससे वह फिर से पीछे की ओर चला गया। गरगह, पॉल ने अपने पेट को पकड़ा जैसे उसने खून की छोटी बूंदों की उल्टी की। उसने गौरव के आखिरी मुक्के के बल का उपयोग खुद को पीछे धकेलने के लिए किया था, जिससे उसके और गौरव के बीच लगभग 20 फीट की जगह रह गई थी। इस तरह वह समय पर प्रतिक्रिया दे सकता था अगर गौरव फिर से बाहर भागना चाहता था। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था क्योंकि उसने गौरव को एक राक्षस की तरह देखा। गौरव अभी भी स्थिर रूप से सांस ले रहा था जिससे पता चला कि वह जरा भी थका हुआ नहीं था। उसने अपना दाहिना हाथ फैलाया और एक हिलाने वाला आंदोलन किया। चलो, मुझे यह मत बताओ कि तुम डर रहे हो। क्या तुम अब इस कचरे से डर गए हो? गौरव ने एक हल्की मुस्कान के साथ सवाल किया। पॉल, अब इसका उपयोग करो, हंगजो ने अचानक चिल्लाया। ओह, गौरव को समझ नहीं आया कि वे क्या कह रहे थे जब तक कि उसने पॉल के हाथ में एक नीली गोल गोली दिखाई दी। फ्लिक, पॉल ने जल्दी से गोली को अपने मुंह में फेंका और उसे निगल लिया। गौरव ने पॉल के कार्य को देखकर सतर्क महसूस किया क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ने उसे बताया वह एक उपचार गोली नहीं थी। जैसा उसने सोचा था, ये वास्तव में एक उपचार गोली नहीं थी। पॉल दर्द में गरजा क्योंकि उसकी त्वचा लाल गर्म हो गई। उसके मुंह के दोनों किनारों से निकली सूंडें लंबी हो गईं क्योंकि वह आकार में लंबा हो गया। यह उन शक्ति बढ़ाने वाली गोलियों में से एक होनी चाहिए जिनका वे जिक्र कर रहे थे। गौरव शक्ति में वृद्धि को महसूस कर सकता था जो पॉल का रूपांतरण उसे ला रहा था। अब ये वास्तव में तुम्हारा अंत होगा। उसे मार डालो, पॉल। सुनिश्चित करो कि वह जीवित न रहे, हंगजो ने पागलपन की एक नजर से चिल्लाया। पॉल गरजा जैसे उसने अपनी लाल आंखों से गौरव के चेहरे को देखा। जूम, पॉल गति के साथ आगे भागा जबकि गौरव की ओर अपने बाएं हाथ को घुमाया। गौरव, जिसने पॉल के पास आने से पहले ही हमले को महसूस कर लिया था, वह जल्दी से बाईं ओर चला गया क्योंकि उसका शरीर हमले को चकमा देने के लिए तिरछा हो गया था। मृत्यु संकट, क्योंकि वह उसी समय चला जब पॉल ने अपना हाथ घुमाया, वह उसे एक बाल भर से चकमा देने में सक्षम था। लेकिन इससे पहले कि गौरव अपने शरीर को पूरी तरह से एक सामान्य स्थिति में वापस ला पाता, पॉल ने पहले ही अपने घुटने को बल के साथ उठाया था। पॉल का दाहिना घुटना वर्तमान में गौरव के पेट की ओर जा रहा था और उसके पास समय पर उसे चकमा देने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए गौरव ने जल्दी से अपने दोनों हाथों को अपने सामने रख दिया ताकि घुटने को रोक सके। बैंग, घुटने ने गौरव में विस्फोटक बल के साथ मारा जिससे वह एक पीछे की ओर गति में हवा में फेंक दिया गया। क्रैक, गौरव की कलाई की हड्डियां प्रभाव से चटक गई थीं क्योंकि वह दर्द की एक हल्की नजर के साथ पीछे की ओर उड़ रहा था। पुनर्जनन सक्रिय कर दिया गया है। जैसे वह हवा में एक चाप में यात्रा कर रहा था, एक अधिसूचना उसकी दृष्टि में पॉपअप हुई। पॉल पहले ही गौरव की ओर फिर से भाग चुका था क्योंकि उसे अभी भी हवा में भेजा जा रहा था। उसकी मुट्ठी उसके उतरते समय गौरव के पेट की ओर चली गई। गौरव, जो अभी भी बीच हवा में था, उसने मुट्ठी को अपने पेट की ओर आते हुए देखा और उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। वह अंत में डैश को सक्रिय कर दिया। डैश सक्रिय करो, उसने आंतरिक रूप से कहा। आने वाली मुट्ठी अचानक थोड़ी धीमी हो गई। गौरव ने मुट्ठी की ओर अपने हाथ फैलाए और उसका उपयोग करके खुद को ऊपर खींच लिया। उसका उपयोग करके आगे कूदने के लिए वह पॉल के ऊपरी शरीर से टकराने के करीब था। उसने अचानक अपने घुटने को बल के साथ उठाया। ब्लैम, गौरव का घुटना पॉल के जबड़े में जा लगा जिससे उसकी प्रारंभिक गति रुक गई। पॉल अचानक हित से हक्का बक्का रह गया क्योंकि उसने आगे घूरते हुए देखा, केवल ये देखने के लिए कि गौरव गायब हो गया था। वह एक चकित चेहरे के साथ चारों ओर मुड़ गया और केवल एक और हिट प्राप्त करने के लिए। ब्लैम, गौरव ने पॉल के चेहरे पर एक मुक्का मारा। इस बार मुक्का पॉल की ताकत में वृद्धि के कारण पहले जितना प्रभावी नहीं था, लेकिन यह अभी भी भारी था। ब्लैम, 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 ब्लैम। गौरव की गति पॉल के लिए पीछा करने के लिए बहुत तेज थी, इसलिए उसे बार बार मुक्के मिलते रहे। जब तक वह अपनी मुट्ठी बाहर फेंकता, गौरव उसके पीछे की ओर भाग गया होता। ये तब तक हुआ जब तक डैश का समय समाप्त नहीं हो गया और गौरव सामान्य हो गया। कथा फिर से बदल गई क्योंकि गौरव डैश की गति के बिना प्राप्त करने वाली तरफ हो गया। गौरव पॉल से निपटने के तरीकों के बारे में सोचते हुए चकमा देता रहा और मुक्के प्राप्त करता रहा। मैं केवल एक बार और डैश का उपयोग कर सकता हूं,
गौरव ये सोच रहा था कि डैश को कैसे प्रभावी बनाया जाए क्योंकि उसकी वर्तमान ताकत के स्तर पर वह पॉल को 10 सेकंड के भीतर बार बार मारकर बेहोश नहीं कर पाएगा। पाओ! गौरव को एक और हिट मिली जिससे वह छत के किनारे की ओर गिर गया। वह 100 मंजिला इमारत के शीर्ष से लगभग गिर गया था। उसने डर की एक नज़र के साथ नीचे देखा क्योंकि उसे पहाड़ याद आया। वह जल्दी से अपने होश में वापस आया और याद किया कि वह अभी भी एक लड़ाई में था, लेकिन जैसे ही उसने आगे पीछे देखा पॉल पहले ही उसके सामने पहुंच गया था। पकड़ो! पॉल ने उसकी गर्दन से उसे पकड़ा और उसे उठा लिया। गौरव बेकार में मुंह के और वार करने लगा। पॉल गौरव की गर्दन को पकड़कर आगे बढ़ा। गौरव अब अपनी गर्दन से लटका हुआ था और छत के किनारे से भी लटका हुआ था। यहीं पर तुम्हारी जिंदगी खत्म होगी, पॉल ने कहा जैसे वह फिर से थोड़ा आगे बढ़ा। गौरव अपने चेहरे पर डर की एक स्पष्ट नज़र के साथ नीचे देखा। वह वर्तमान में जितनी जल्दी हो सके एक समाधान के बारे में सोच रहा था। वह अभी भी पॉल के हाथ को दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुए था जबकि खुद को मुक्त करने की कोशिश कर रहा था। पॉल ने अपनी बाईं हाथ को पीछे की ओर मोड़ा जैसे उसने अपनी मुट्ठी को कसा। अलविदा, उसने कहा। ठीक उसी समय जब वह अपनी मुट्ठी को आगे फेंकने वाला था गौरव ने कुछ बुदबुदाया। ताकत में 5 अंक जोड़ो। पॉल, जिसने स्पष्ट रूप से नहीं सुना कि उसने क्या कहा, उसने अपनी मुट्ठी को रोका और पूछा, ओह तुमने क्या कहा? तुम्हारी आखिरी प्रार्थना। जोड़ 5 अंक ताकत में जोड़े गए हैं। गौरव ने अचानक अपनी नसों के माध्यम से ऊर्जा के एक प्रवाह को महसूस किया जैसे ही अधिसूचना पॉपअप हुई। अगर वह अपने बाइसेप्स को देख पाता तो वह पलक झपकते ही होने वाले शारीरिक परिवर्तन को देख पाता। ठीक है, तुमने अब तक अपनी प्रार्थनाएं कह ली होंगी, अलविदा। ठीक उसी समय जब पॉल ने अपनी मुट्ठी घुमाई गौरव ने अपने दिमाग में बोला, डैश सक्रिय करो। स्वर्ण, मुट्ठी फिर से धीमी गति में उसकी ओर चली गई। गौरव ने पॉल के हाथ को कसकर पकड़ा जिससे उसने अपनी पकड़ छोड़ दी। उसी हाथ का उपयोग करके गौरव एक बंदर की तरह आगे बढ़ा और छत के ऊपर कई फीट आगे उतरा। पॉल की मुट्ठी हवा में से होकर गुजर गई बिना मांस से संपर्क किए जैसा कि उसने उम्मीद की थी। उसने देखा कि गौरव उसके सामने से फिर से गायब हो गया था। केवल 8 सेकंड बचे हैं इसलिए मुझे इसे मायने रखना होगा। गौरव के शब्द केवल हवा में ही रहे। जब तक पॉल ने इसे सुना एक मुक्का पहले ही उसके जबड़े की ओर जा रहा था। बैंग! इस बार आवाज पहले से कहीं अधिक तेज थी क्योंकि गौरव के पैरों के नीचे की टाइलें चरमरा गईं क्योंकि उसकी मुट्ठी पॉल के जबड़े से टकराने के बाद उसके शरीर में वापस आने वाले भारी बल के कारण। पॉल ने इसे इतना शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए बल ने न केवल उसे चौंका दिया बल्कि उसे अभिभूत भी कर दिया। पॉल को पीछे की ओर फेंक दिया गया और उसके मुंह से खून और दांत निकल रहे थे। जब तक वह अपने होश में वापस आया उसने देखा कि छत अब उसकी दृष्टि में नहीं थी। इसके बजाय वह एक लंबी अधूरी इमारत के शीर्ष को देख सकता था जो धीरे धीरे उससे दूर हो रही थी क्योंकि उसके शरीर से एक तीव्र हवा बह रही थी। मैं गिर रहा हूँ। ये उसके आखिरी शब्द थे इससे पहले कि उसका बड़ा शरीर सख्त ठंडी जमीन से टकराया। प्लोंक! गौरव का सीना ऊपर और नीचे हो रहा था क्योंकि उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को देखा। क्या मैंने अभी अभी एक व्यक्ति को मार डाला? गौरव छत के किनारे की ओर चला गया और जमीन पर पड़े मानव शरीर को देखा जो खून के एक पूल में ढका हुआ था। जो और बेन पीछे से गौरव को घूर रहे थे। राक्षस, तुम एक राक्षस हो, तुमने पॉल को मार डाला है। दोनों ने एक डरे हुए चेहरे के साथ आवाज दी। पहले गौरव बहुत डरा हुआ था क्योंकि एक जीवित चीज को मारने की अवधारणा उसके लिए बहुत नई थी। वह कहना चाहता था कि यह एक दुर्घटना थी और यह वास्तव में थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि यही व्यक्ति कुछ समय पहले उसे मारने की कोशिश कर रहा था। वह मुड़ गया और उन दोनों को एक काले और शैतानी नजर से देखा। यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में तुम दोनों और वहां पड़े उस रिकॉर्डिंग उपकरण के अलावा कोई नहीं जानता जिसे मैं अब नष्ट कर दूंगा, गौरव ने कहा जैसे वह उनकी ओर चलने लगा। दोनों चौंक गए और हंगजो ने जल्दी से अपना उपकरण बाहर निकाला और एक नंबर पर कॉल करने की कोशिश की। स्विश! गौरव अचानक उसके सामने प्रकट हुआ और आयताकार उपकरण को उसके हाथ से लात मार दी। क्रैश! उपकरण जमीन पर जा गिरा और टुकड़ों में टूट गया। अब तुम दोनों, वास्तव में तुम तीनों, लेकिन दूसरा मर चुका है तो तुम दोनों ने मुझे पीड़ित किया है, मुझे मौत की कामना करवाई है, मुझे अपने अस्तित्व से नफरत करवाई है। क्या यह मेरे लिए एहसान वापस करना उचित नहीं होगा? गौरव ऐसा लग रहा था जैसे वह इस पल में पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका था क्योंकि उसने उन दोनों को पकड़ लिया इससे पहले कि वे भाग सकें। नहीं, कयार! थप्पड़ और मुक्कों के समान आवाजों के साथ दर्द की चीखें जगह को घेर गईं। लगभग 10 मिनट बाद जब आसमान अंधेरा होने लगा गौरव पॉल के शरीर के सामने खड़ा था जिसका सिर टूट गया था। पॉल बच गया होता अगर वह जमीन से संपर्क बनाने से पहले अपने मानव रूप में वापस नहीं बदलता। गौरव बैठ गया और पॉल के शरीर पर हाथ रखा ताकि उसे उठा सके जब कई सूचनाएं उसकी दृष्टि में पॉपअप हुईं। रक्त रेखा अधिग्रहण के लिए आवश्यकता पूरी हो गई है। जानवर रूपांतरण रक्त रेखा के साथ मेजबान संगतता का विश्लेषण कर रहा है 0% 100%। विश्लेषण पूरा 87% 100%।
जानवर रूपांतरण रक्त रेखा के साथ मेजबान संगतता 87% है। क्या मेजबान इस रक्त रेखा को चुराना चाहता है? हाँ, नहीं। गौरव की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने परिचित सूचनाओं को देखा। रक्त रेखा प्राप्त। क्या मेजबान इस रक्त रेखा को चुराना चाहता है? हाँ, नहीं। गौरव की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने परिचित सूचनाओं को देखा। क्या यह उसके खून के कारण है? गौरव ने पॉल के खून से लथपथ शरीर को देखते हुए सोचा। उसने जल्दी से अपने विचारों से असहमति जताई क्योंकि जब वह पॉल के साथ लड़ाई कर रहा था, उसने पहले ही पॉल के खून से संपर्क बना लिया था, लेकिन सिस्टम अधिसूचना पॉपअप नहीं हुई थी। मुझे इस अवसर का उपयोग रक्त रेखा अधिग्रहण के लिए आवश्यकता का पता लगाने के लिए करना चाहिए। उसने पॉल के शरीर को गिरा दिया और उसकी जांच करते हुए बैठ गया। वह क्या है? उसने पॉल की गर्दन के क्षेत्र पर कुछ देखा। उस रंग में क्या है? ये लाल दिखता है, लेकिन ये क्यों चमकता है? गौरव ने पॉल की गर्दन से रिसते हुए खून को देखा जो सामान्य खून से अलग था। ये लाल चमक रहा था। चमक बहुत तेज नहीं थी, लेकिन ये दिखाई दे रही थी। इसने खून को जाम जैसा बना दिया। गाढ़ा लेकिन चमकता हुआ और धीरे धीरे रिसता हुआ। मैंने इस तरह का खून कभी नहीं देखा। क्या यही कारण हो सकता है? गौरव ने पॉल की लाश के उस हिस्से को फिर से छूने में समय बर्बाद नहीं किया। रक्त रेखा अधिग्रहण के लिए आवश्यकता पूरी हो गई है। जानवर रूपांतरण रक्त रेखा के साथ मेजबान संगतता का विश्लेषण कर रहा है। 0% 100%। विश्लेषण पूरा 87% 100%। जानवर रूपांतरण रक्त रेखा के साथ मेजबान संगतता 87% है। क्या मेजबान इस रक्त रेखा को चुराना चाहता है? हाँ, नहीं। पहले की तरह ही वही सूचनाएं एक एक करके उसकी दृष्टि में फिर से दिखाई दी। ये सच में है। गौरव के सिर में बहुत सारे विचार चल रहे थे इस बात की पुष्टि करने के बाद कि यह रक्त रेखा अधिग्रहण के लिए एक आवश्यकता थी। हाँ, गौरव ने पॉल की रक्त रेखा के अधिग्रहण के लिए सहमति दी। हालांकि गौरव को लगा कि वह इस तरह से लाश का अनादर कर सकता है, उसे ये भी लगा कि एक जानवर की रक्त रेखा को बर्बाद होने देना एक बर्बादी होगी। साथ ही यह उसके लिए एक परिभाषित क्षण था। ये पहली बार था जब वह किसी दूसरे व्यक्ति से संबंधित रक्त रेखा का अधिग्रहण करेगा। मेजबान ने इस रक्त रेखा को प्राप्त करने का फैसला किया है। रक्त रेखा निष्कर्षण अब शुरू होगा। गौरव ने वही सूचनाएं देखी जो तब पॉप अप हुई थी जब उसने गलती से मिस एमी की रक्त रेखा चुराने की कोशिश की थी। मिस एमी। गौरव को याद आया कि उसने इस अजीब लाल खून को छूने की जरूरत के बिना आवश्यकताओं को पूरा किया था। इसका मतलब है कि रक्त रेखा चुराने का यह एकमात्र तरीका नहीं है। गौरव इस निष्कर्ष पर पहुंचा क्योंकि उसने निष्कर्षण की प्रक्रिया को देखा। रक्त रेखा निष्कर्षण प्रक्रिया 2% 100%। मिस एमी के साथ दूसरी बार के विपरीत प्रतिशत बार बढ़ रहा था। ये केवल बढ़ ही नहीं रहा था, गौरव प्रक्रिया को महसूस और देख भी सकता था। उसके हाथ जो वर्तमान में पॉल की गर्दन पर थे, एक चमकदार लाल रंग में चमक रहे थे। पॉल की गर्दन पर दिखाई देने वाली लाल नसों का एक निशान देखा जा सकता था जो नीचे उसके शरीर से जुड़ा हुआ था। गौरव को संकट की भावना होने लगी थी, इसलिए वह निष्कर्षण प्रक्रिया के तेज होने की उम्मीद कर रहा था क्योंकि उसे छोड़ने से पहले किसी और की रक्त रेखा चुराने की थी। वह रक्त रेखा इस गड़बड़ी को साफ करने के लिए सबसे सुविधाजनक होगी। गौरव ने अपने दिमाग में गणना करना शुरू किया। 2 मिनट बाद एक अधिसूचना उसके दिमाग में फिर से गूंज उठी। बधाई, मेजबान ने जानवर रूपांतरण रक्त रेखा प्राप्त कर ली है। छिपी हुई खोज पूरी हो गई है। गौरव ने 2 सूचनाएं देखी, लेकिन अब उत्साहित या हैरान होने का समय नहीं था। यहाँ बिताए गए हर सेकंड के साथ संकट की भावना मजबूत होती जा रही थी। उसका दिमाग लगातार उसे चेतावनी की घंटियां भेज रहा था, लेकिन वह अपने निशान को कवर किए बिना यहां से नहीं जा सकता था। वह बस जेल समय या मौत के लिए तैयार हो सकता था अगर वह यहां चीजों को अधूरा छोड़ देता। वह जल्दी से डैश का उपयोग करके ऊपरी मंजिल पर वापस भागा। आंतरिक रूप से उसने अपने सितारों को धन्यवाद दिया कि उसने आज के काम को पूरा करने के लिए विशेषताओं को पहले स्कूल में वितरित नहीं किया था। अगर उसने ऐसा किया होता तो वह मौत से बच नहीं पाता। गौरव ऊपरी मंजिल पर वापस गया जहां हंगजो और बेन जमीन पर बेहोश पड़े थे। उनके 4 अंग एक अकल्पनीय कोण में मुड़े हुए थे। वे मरे नहीं थे, केवल बेहोश थे, लेकिन दर्द की नजर उनके चेहरे पर अभी भी दिखाई दे रही थी और साथ में नाक और आंसुओं के निशान भी थे। काश मैं तुम्हारा भी चुरा पाता। गौरव ने बेन की ओर जाने से पहले हंगजो पर एक नजर डाली। तुम्हारी रक्त रेखा इस गड़बड़ी को ठीक करने में मेरी मदद कर पाएगी। गौरव बैठ गया क्योंकि उसके हाथ बेन के शरीर तक पहुंच गए। 30 मिनट बाद गौरव घर पहुंचा। जब वह अपने घर में प्रवेश किया तब तक आसमान अंधेरा हो चुका था। उसका दिमाग आज हुई हर चीज से अभी भी अराजक और धुंधला था, लेकिन उसने जो किया उसमें कुछ भी गलत नहीं देखा। उसने पॉल को जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन पॉल उसे जानबूझकर मार देता अगर वह वापस नहीं लड़ता। वह जानता था कि इसके साथ उसने एक बड़ी गड़बड़ी पैदा कर दी थी क्योंकि हंगजो एक अरबपति का बेटा था।
जब वे उसे ढूंढेंगे तो वे दोषी को पकड़ने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे और हंगजो के साथ उसने जो किया उसे ठीक करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन वह जानता था कि यह असंभव था। उसने हंगजो के साथ जो किया वह निश्चित था कि वे कभी भी इसका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। गौरव अपने टब के अंदर बैठ गया और इससे पहले कि वह जानता वह सो गया था। वह आज हुई सभी घटनाओं से पहले ही मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुका था। उसे छिपी हुई खोजों और उन्हें पूरा करने से प्राप्त इनामों की जांच करना भी याद नहीं रहा। बोलिंग ग्रुप कंस्ट्रक्शन साइट 7 अधूरी इमारत के ऊपरी मंजिल पर जहां पहले लड़ाई हुई थी, काले तंग फिटिंग वाले बॉडी सूट में पुरुषों का एक समूह 2 युवा किशोर लड़कों के सामने खड़ा था जो जमीन पर लेटे हुए थे। हाँ, हमें अभी अभी युवा मालिक हंग उसके एक सहायक के साथ मिला है, लेकिन उनकी स्थिति का वर्णन करना थोड़ा मुश्किल है। उनमें से एक दूसरे व्यक्ति के साथ संवाद कर रहा था। उसके माथे पर छोटी नीली चमकती हुई बटन थी जिससे ये संभव हो पाया। उनकी स्थिति अवर्णनीय है। जिसके सिर पर बटन था वह किशोर लड़कों को घूरने के लिए बैठ गया। उन दोनों की आंखें खुली थी लेकिन वे बेजान दिख रहे थे। युवा मालिक हंग, आदमी ने उसे पुकारा जबकि बाईं ओर वाले को हिलाया। कोई प्रतिक्रिया या जवाब नहीं था। आदमी ने दूसरे छोर पर व्यक्ति को कुछ कहते हुए सुना जिससे उसने एक हैरान नजर से प्रतिक्रिया दी। तुम यहाँ आ रहे हो 1 महीने बाद? बस ऐसे ही 1 महीना बीत चुका था। गौरव इस समय स्कूल के लिए जा रहा था। उसका दिमाग पिछले महीने की घटनाओं पर वापस चला गया जैसे वह स्कूल चला। पिछले 1 महीने में गौरव ने पहली बार एक रक्त रेखा चुराने के बाद जो घटनाएं हुई थीं वे ऐसी थी जिन्हें वह कभी नहीं भूल पाएगा। अधूरी इमारत में हुई पूरी घटना के बाद गौरव को जांचकर्ताओं द्वारा एक संदिग्ध माना गया था, भले ही उसने सब कुछ छिपाने के लिए किया था। यह एक असली बकवास तूफान था। ये सभी खबरों में था कि राष्ट्रपति जो के आखिरी बेटे को एक अमान्य में बदल दिया गया था। ये हर मीडिया आउटलेट की जुबान पर था। राष्ट्रपति ने कसम खाई थी कि वह जो भी जिम्मेदार था उसे कुचल देंगे। प्रेस के अनुसार उसने गुप्त रूप से जांच करने के लिए मिश्रित रक्तों की एक विशेष टीम को भी काम पर रखा था। सामान्य अधिकारी गौरव के लिए आए जबकि विशेष टीम ने एक लोकप्रिय मिश्रित रक्त अपराधी ओवेलिड के निशान का पीछा किया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह अपने पीड़ितों से निपटने के लिए इस शैली का उपयोग करता था। छात्र वहां थे जब पॉल ने गौरव को चुनौती दी थी। अधिकारियों ने उस घटना से गौरव को जोड़ा। उन्होंने पूछा कि क्या वह आया था। उसने बेशक इनकार किया और उन्हें बताया कि उसके पास वहां आने की हिम्मत नहीं थी। गौरव को पहली बार स्टेशन ले जाया गया। बेशक उसके माता पिता ने कोई परवाह नहीं की और उसे अधिकारियों पर छोड़ दिया। गौरव उन्हें समझाता रहा कि उसकी रक्त रेखा कचरा थी और वह उनमें से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये तब साबित हुआ जब उन्होंने उसकी ग्रेड की जांच की और वास्तव में पता चला कि वह एक F ग्रेड था। गौरव भाग्यशाली था कि उन्होंने स्कूल से उसकी प्रारंभिक रक्त रेखा ग्रेड के लिए नहीं पूछा। कैफेटेरिया की घटना सामने आई। उन्होंने गौरव से पूछा कि वह अपनी तथाकथित कचरा रक्त रेखा के साथ ऐसी ताकत कैसे दिखाने में सक्षम था। गौरव को शक्ति बढ़ाने वाली दवाओं का उपयोग करने के लिए स्वीकार करना पड़ा जिसे उन्होंने प्रशंसनीय पाया। पुलिस ने एक तकनीकी उपकरण का उपयोग करने की कोशिश की थी जो एक अपराध स्थल के आसपास को स्कैन कर सकता था और उस अपराध स्थल में पिछले 24 घंटों के भीतर हुई घटनाओं को प्रदर्शित कर सकता था, लेकिन ये काम नहीं किया। इसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे वास्तव में एक पेशेवर मिश्रित रक्त अपराधी से निपट रहे थे और गौरव को आखिरी सवाल के साथ जाने देने का फैसला किया। जब घटना हुई थी तब तुम कहाँ थे और कौन उसका गवाह होने की पुष्टि कर सकता है? गौरव के गले में शब्द अटक गए थे क्योंकि उसने एक अच्छी और प्रशंसनीय झूठ के साथ आने के लिए अपने दिमाग को रैक किया। उसका उद्धार तब हुआ जब एक विशेष व्यक्ति स्टेशन पर आया। वह मेरे साथ था। वह उस मीठी स्त्री आवाज को कभी नहीं भूल पाएगा जो उसका उद्धार थी। मिस एमी। जब उसने उसे उस कमरे के भीतर प्रकट होते देखा जहां उससे पूछताछ की जा रही थी और उसके लिए बोल रही थी तो गौरव बहुत चौंक गया। मिस एमी की काफी प्रतिष्ठा लग रही थी। उसके गौरव के लिए गवाही देने के बाद उसे तुरंत रिहा कर दिया गया। वह भाग्यशाली था कि उन्होंने मस्तिष्क मोड़ उपकरण का उपयोग नहीं किया जिसके बारे में कहा जाता था कि वह किसी व्यक्ति के दिमाग को चुन सकता था। सामान्यतः यह उपकरण एक व्यक्ति के दिमाग को उनके लिए दृश्यमान बना देगा, लेकिन वे इसे केवल अत्यधिक मामलों में उपयोग करते थे। यह एक अत्यधिक मामला था, लेकिन गौरव सभी जांचों के बाद एक पुष्टि वाला संदिग्ध नहीं था, खासकर जब उन्हें पता चला कि उसके पास एक निम्न ग्रेड रक्त रेखा थी। तर्क ने कहा कि वह डी ग्रेड रक्त रेखा वाले जुलू रैंक वाले मिश्रित रक्त के खिलाफ जीत नहीं सकता था, इसलिए उपकरण का उपयोग उस पर नहीं किया गया था। उपकरण 20 साल से कम उम्र के लोगों के लिए भी खतरनाक था। जब गौरव मिस एमी के साथ स्टेशन छोड़ रहा था तो वह एक ऐसे आदमी से मिला जिसके गहरे भूरे बाल थे और एक नीले व्यापार सूट में था। जिस तरह से आदमी ने उसे घूरा उससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अब तक वह आदमी की घूरती हुई नजर को नहीं भूल सका। वह उस तरह का व्यक्ति दिखता था जो जीवन को महत्व नहीं देता था। मिस एमी ने संरक्षक की भूमिका निभाई और गौरव के सामने खड़ी हो गई जबकि आदमी को वापस घूर रही थी।
आदमी पीछे हट गया और उस कमरे की ओर चला गया जहां से गौरव को अभी अभी रिहा किया गया था। वह और मिस एमी एक साथ स्टेशन से चले गए लेकिन उनके बीच एक भी शब्द का आदान प्रदान नहीं हुआ। आश्चर्यजनक रूप से वह सतर्कता की भावना जो उसे हमेशा मिस एमी के चारों ओर महसूस होती थी गायब हो गई थी। कल कक्षाओं के बाद मेरे कार्यालय आओ, उसने अपनी तैरती हुई हरी साइकिल में जाने से पहले ये शब्द कहे। गौरव को याद आया कि वह अभी भी सजा काट रहा था लेकिन इससे पहले कि वह उसे याद दिला पाता वह अपनी होवरबाइक के साथ पहले ही जूम कर चुकी थी। आश्चर्यजनक रूप से वह अगले दिन स्कूल पहुंचा और पता चला कि उसकी सजा रद्द कर दी गई थी। उस समय से उसके विचार एक सवाल के चारों ओर घूम रहे थे। आखिर मिस एमी कौन है? एक जुलू रैंक वाला मिश्रित रक्त बनना। आखिर मिस एमी कौन है? उसका दिमाग इस सवाल के चारों ओर घूम रहा था। न केवल मिस एमी पुलिस को उसे तुरंत रिहा करने में सक्षम थी बल्कि उसने अनुशासनात्मक समिति को भी अपनी सजा रद्द करवा दी। एक साधारण शिक्षक ऐसा नहीं कर पाएगा। हालांकि वह उसकी अज्ञात पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा संदिग्ध महसूस कर रहा था, गौरव अब उसके बारे में सतर्क महसूस नहीं कर रहा था। आखिरकार वह जानती थी कि उसने उस पिछले महीने में क्या किया था। भले ही उसकी सजा खत्म हो गई थी, गौरव अभी भी बहुत जल्दी स्कूल जाता था क्योंकि यह पहले ही उसका एक हिस्सा बन चुका था। बॉस डंजो ने उसे एक नौकरी दी। ये केवल अंशकालिक थी लेकिन गौरव ने पिछले महीने में 5000 रात कमाए। रात प्लैंकटन शहर में इस्तेमाल होने वाली मुद्रा थी। ये पुराने दिनों में पाउंड के बराबर थी। 5000 वह था जिसका उपयोग गौरव चुराए गए मुआवजे के पैसे को खर्च करने पर खुद को छिपाने के लिए करता था जो उसे हमजो से मिला था। मुझे अभी भी इस रक्त रेखा का ठीक से उपयोग करना सीखना होगा। गौरव ने स्कूल जाते समय हल्के से अपनी दाहिनी हथेली उठाई। केवल गौरव ही अपनी हथेली के ऊपर छोटी रोशनी देख सकता था जिसने एक परमाणु की छवि बनाई। अंत में उसे एक सब्जी में बदल दिया बजाय इसके कि मैंने मूल रूप से योजना बनाई थी। खैर, वैसे भी यह सब सबसे अच्छे के लिए काम किया। गौरव ने सोचा, मुझे अगली बार और सावधान और सूक्ष्म होने की जरूरत है। अगर मिस एमी का हस्तक्षेप नहीं होता तो चीजें दक्षिण में चली जाती। मुझे अभी भी इसके साथ प्रशिक्षण जारी रखना होगा। आखिरकार स्कूल में बहुत सारे परीक्षण विषय हैं। गौरव इस निष्कर्ष पर पहुंचा जब वह स्कूल पहुंचा। वह अंदर गया और सीधे स्कूल की रसोई की ओर चला गया। बाईं ओर गलियारे से गुजरते हुए गौरव ने यहाँ के कुछ रसोइयों को अभिवादन किया। अरे गौरव, सुप्रभात श्रीमती कार्लेन। सुप्रभात गौरव। सुप्रभात चाची लॉरेन। अरे छोटे आदमी, सुप्रभात सर डोम। गौरव ने परिचित चेहरों को अभिवादन किया और मुख्य रसोई में प्रवेश किया। तुम फिर से देर से आए हो बच्चे। बॉस डंजो की आवाज पहली चीज थी जो उसने प्रवेश करने पर सुनी। आपको भी सुप्रभात बॉस डंजो, गौरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस मुस्कान को अपने चेहरे से हटाओ। तुम युवा लड़कियों को मूर्ख बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं, हंफ। तुम रात भर हंसमैथुन कर रहे थे, है ना? गौरव ये सुनकर जोर से हंसा। हाँ बॉस डंजो, मेरे कमरे में अभी भी आपकी सुंदर बेटी की तस्वीर है, गौरव ने जवाब दिया। तुम शरारती बच्चे यहाँ आओ। बॉस डंजो भी हंसे जैसे उन्होंने गौरव को अपनी तरफ खींचा। बॉस डंजो के पास गौरव को सिखाने के लिए कुछ नई रेसिपी थी। वह आगे बढ़े और आवश्यक सामग्री दिखाते हुए विवरण समझाया। सब कुछ कहने और करने के बाद बॉस डंजो गौरव को काम करते देखने के लिए एक तरफ चले गए। गौरव एक मशीन की तरह था। जिस तरह से वह चला, वह काटने, मसाले डालने, धोने, उबालने, तलने आदि में इतना तरल था। उसे एक तरफ से देखते हुए बॉस डंजो को गर्व की भावना महसूस हुई। अगर ये लड़का बस मेरा उत्तराधिकारी बन जाता तो मैं कहीं भी अपनी छाती को गर्व से पीट पाता, बॉस डंजो ने थोड़ी निराशा की नजर से बुदबुदाया। उसने पहले गौरव से इसके बारे में पूछा था लेकिन गौरव ने पहले ही उसे मना कर दिया था। बॉस डंजो पूछते रहे लेकिन गौरव का जवाब अभी भी वही था। गौरव को कभी नहीं पता था कि बॉस डंजो की इतनी मोटी त्वचा थी जब तक कि बॉस डंजो ने विशेष रूप से उसके लिए सबसे विदेशी और स्वादिष्ट भोजन में से एक नहीं बनाया और गौरव के सारा भोजन खत्म करने के बाद फिर से पूछा। गौरव के चेहरे पर अपराधबोध था जब उसने बॉस डंजो को फिर से मना कर दिया। बॉस डंजो ने उससे पूछा कि भविष्य के लिए उसकी क्या योजनाएं थीं। मैं MBO में शामिल होना चाहूंगा। जब बॉस डंजो ने यह जवाब सुना तो वह लगभग दिल टूट गया था। बेटे, मेरा मतलब तुम्हारे सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी डालना नहीं है, लेकिन वह सपना बस एक असंभव हो सकता है, बॉस डंजो ने जवाब दिया। बॉस डंजो को याद आया कि गौरव की एक निम्न ग्रेड रक्त रेखा थी और वह नहीं चाहते थे कि वह उस अपमान का सामना करता रहे जिससे वह हमेशा गुजर रहा था। यही उसके प्रस्ताव का दूसरा कारण था। बेशक पहला उसकी आत्मसात और खाना पकाने की प्रतिभा के कारण था। एक शेफ के जीवन के साथ भेदभाव किए जाने का डर नहीं था, न ही कोई था जो उसे धमकाएगा। उसे उन लोगों से परिचित होने की जरूरत नहीं होगी जो संभावित पीठ में छुरा घोंपने वाले हो सकते हैं। बेटे, सपने देखना अच्छा है लेकिन कुछ तरह के सपनों का पीछा करना तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से अलग कर सकता है, बॉस डंजो ने जोड़ा।
एक शेफ होना एक साधारण जीवन हो सकता है, लेकिन ये धोखे और भेदभाव से भरा एक खतरनाक रास्ता नहीं है। गौरव को ऐसा लगा जैसे बॉस डंजो का भाषण सुनकर उसकी आंखों के नीचे कुछ उमड़ रहा था। वह उस समय जितना भावुक था उतना पहले कभी नहीं था। किसी ने भी उसके भविष्य के लिए इतनी चिंता के साथ उससे कभी बात नहीं की थी। कोई बेईमानी नहीं थी, कोई अंतर्निहित योजना नहीं थी या कुछ भी नहीं, बस दूसरे व्यक्ति की भलाई के लिए शुद्ध चिंता थी। इससे उसे कुछ तरह की भावनाएं महसूस हुई जिन्हें उसने पहले ही गहराई में दफना दिया था। बातचीत के समय बॉस डंजो ये देखकर हैरान थे कि गौरव अचानक झुक गया। धन्यवाद बॉस डंजो। अरे बच्चे तुम क्या, मुझे खेद है लेकिन मैंने उस रास्ते पर जाने का मन बना लिया है। चाहे वह धोखे या भेदभाव से भरा हो, मैं सब पर काबू पाऊंगा। जब गौरव ने बोला तो उसकी आवाज में आत्मविश्वास ने बॉस डंजो को बहुत चौंका दिया, क्योंकि जो उसने सुना था उसके अनुसार गौरव एक काया होना चाहिए था। वह एक सच्चा आदमी है। बॉस डंजो ने गौरव के कंधे पर अपना हाथ रखा। ठीक है, तुम्हारा संकल्प सराहनीय है, बॉस डंजो ने जोड़ा। गौरव ने जवाब में मुस्कुराया, मैं इस शक्ति ने मुझे जो अवसर दिया है उसे बर्बाद नहीं करूंगा। शीर्ष पर पहुंचने का अवसर, बस इसे ज्यादा मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि यह बहुत मुश्किल हो रहा है तो तुम्हारे पास मेरे साथ वापस भागने की जगह है। बॉस डंजो ने इस पर अपनी बातचीत समाप्त कर दी। तब से बॉस डंजो ने गौरव को अपना उत्तराधिकारी बनने के बारे में परेशान नहीं किया था। उन्होंने उसे जिस भी तरह से समर्थन दे सकते थे उसका पूरा समर्थन करने का फैसला किया था। यही कारण था कि उन्होंने दूसरों के विरोध की परवाह किए बिना उसे नौकरी दी। उन्होंने गौरव को एक तरफ से देखा और बुदबुदाया, ये लड़का बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने देखा कि गौरव ने जो स्कूल की वर्दी पहनी थी वह उसके शरीर के चारों ओर कस रही थी और उसकी बाहों के चारों ओर हल्की सी उभार भी थी। लगता है कि उसे बहुत सारा भोजन देना एक अच्छा विचार था, बॉस डंजो ने बोला। वास्तव में गौरव का शरीर पिछले 2 महीनों में भारी हो गया था। उसकी ऊंचाई जो पहले 4-8 के आसपास थी अब लगभग 5-3 थी। उसकी वृद्धि में वृद्धि स्पष्ट थी। जैसे जैसे उसका चेहरा अधिक सुंदर हुआ उसकी नजर ठंडी हो गई। उसका रवैया धीरे धीरे मिस एमी जैसा हो रहा था। दिन के बीच में उनके पास अतिरिक्त गतिविधियां थीं। कक्षा 3 के छात्रों को मिश्रित रक्त प्रशिक्षण हॉल की ओर जाने के लिए कहा गया था। सामान्यतः गौरव को प्रशिक्षण हॉल तक पहुंच नहीं मिलती, लेकिन घटना के बाद मिस एमी ने भी स्कूल को उसे इसकी पहुंच देने का तरीका ढूंढा। उन्हें सिखाया गया कि लड़ाई में अपनी रक्त रेखा क्षमताओं का ठीक से उपयोग कैसे करें। बेशक गौरव अभी भी चीजों को छिपाकर रख रहा था, इसलिए जब भी उनकी इस तरह की अतिरिक्त गतिविधियां होती थीं, तो वह केवल शिक्षक के प्रदर्शन को देखता था और अपने दिमाग में कुछ प्रशिक्षण दर्ज करता था। वह छात्रों के साथ किसी भी प्रकार की लड़ाई में कभी शामिल नहीं होगा, क्योंकि उसे यकीन था कि वह उन्हें पीटने से खुद को रोक नहीं पाएगा। चीजें पहले जैसी ही थीं। गौरव को अभी भी बहुत से छात्रों से ठंडा व्यवहार मिलता था, लेकिन वह अब इससे परेशान नहीं था। गुप्त रूप से उसे उम्मीद थी कि कोई उसकी परेशानी की तलाश में आएगा ताकि उसे एक और रक्त रेखा चुराने को मिले। वह अतिरिक्त गतिविधियों के लिए उनमें शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन मिस एमी के अनुसार वह यहाँ प्रशिक्षण ले सकता था, अपनी क्षमताओं को निखार सकता था और अपनी ताकत का परीक्षण कर सकता था। प्रशिक्षण हॉल के भीतर छोटे व्यक्तिगत कमरे थे जहां एक मिश्रित रक्त को बिना देखे अलग से प्रशिक्षण दिया जा सकता था। ऐसा लगता था कि मिस एमी ने उसके लिए एक सुरक्षित कर लिया था और उसने उसका उपयोग किया था। वह पिछली बार यहाँ 2 बार था। गौरव एक बड़े चौकोर आकार के उपकरण के सामने खड़ा था। इसे ऊपर से फैली हुई एक छड़ी द्वारा पकड़ा जा रहा था। इस उपकरण की सतह काली थी। गौरव ने सांस ली और अपने शरीर को थोड़ा पीछे धकेल दिया, जबकि अपनी दाहिनी भुजा को सीमा तक पीछे की ओर मोड़ा। उसका आसन अभी एक ऐसे व्यक्ति जैसा दिखता था जो मार्शल आर्ट सीख रहा था। उसकी पीठ अंदर की ओर घुमावदार थी, उसके नितंब बाहर निकले हुए थे और उसके पैर चौड़े फैले हुए थे। उसने सांस छोड़ी और अपनी भुजा को बल के साथ आगे बढ़ाया। पाओ! उसकी मुट्ठी चौकोर आकार के उपकरण से टकराई, जिससे एक तेज बजने वाली आवाज हुई। ट्रिंग 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 ट्रिंग। चौकोर आकार के बोर्ड की सतह पर संख्याएं दिखाई देने लगीं। 1000, 1500, 2500, 3500, 4000, 5000, 6000, 6200 तक पहुंचने के बाद संख्याएं रुक गईं। गौरव सीधा खड़ा हुआ और उसे देखा। मेरे मुक्के की शक्ति अब 6200 पाउंड के बराबर है। गौरव ने अपनी थोड़ी पकड़ी, जैसे उसने विचार किया, पिछले 1 सप्ताह में ये 500 की वृद्धि है, लेकिन अगर मैं अपनी सामान्य ताकत के साथ जानवर रूपांतरण रक्त रेखा का उपयोग करूं तो इसे अधिक होना चाहिए। गौरव ने ये कोशिश करना चाहा जब उसे कुछ याद आया। अगर मैं आज एक जुलू रैंक वाला मिश्रित रक्त नहीं बनूंगा तो मिस एमी मुझे मार डालेगी। ये याद आने पर वह चिकनी फर्श पर बैठ गया। मुझे आज अपनी रक्त रेखा को चौथे बिंदु के माध्यम से चैनल करना होगा, उसने कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे आज अपनी रक्त रेखा को चौथे बिंदु के माध्यम से चैनल करना होगा, उसने कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं।
गौरव ने इन पिछले 2 महीनों में रक्त रेखा चैनलिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा था। रक्त रेखा के रैंक में वृद्धि जारी रखने के लिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान जहां आपको अपनी रक्त रेखा को बार बार घंटों तक चैनल करना होगा ताकि यह मात्रा और गुणवत्ता में गुना और बढ़ सके। प्रशिक्षण भी आवश्यक था और अपनी रक्त रेखा क्षमताओं का बार बार उपयोग करना। गौरव ने ध्यान केंद्रित किया और अपने मन को अपने शरीर के अंदर के सबसे गहरे हिस्सों तक पहुंचने दिया। वह अपने शरीर में 3 रक्त रेखाओं को महसूस करने में सक्षम था, लेकिन वह आज केवल अपनी मूल रक्त रेखा को चौथे बिंदु के माध्यम से चैनल करने के बाद था। कुछ मिनट बाद छोटे कमरे के अंदर बुदबुदाते पानी की आवाज सुनी जा सकती थी। पुरु 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 पुरु। अगर एक सामान्य व्यक्ति यहाँ चलता तो वे सोचते कि कोई व्यक्ति पानी उबाल रहा था। केवल एक मिश्रित रक्त ही समझ पाएगा कि उस आवाज का क्या मतलब था। आवाज गौरव के शरीर से आ रही थी। कुछ क्षण बाद आवाजें बंद हो गईं और गौरव ने अपनी आंखें खोलीं। यह आश्चर्यजनक रूप से आसान था। गौरव ने जोर से बोलते हुए अपनी ठोड़ी पकड़ी। उसने सफलतापूर्वक अपनी रक्त रेखा को चौथे बिंदु के माध्यम से चैनल किया था। उसने सोचा कि इसमें कम से कम कुछ घंटे लगेंगे, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए इसमें उसे केवल 10 मिनट लगे। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यह संतृप्त हो गया है, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया है, गौरव ने कहा जैसे वह खड़ा हुआ। अभी वह अपने शरीर के भीतर ताकत में वृद्धि को समझ सकता था। चौथे बिंदु के माध्यम से रक्त को चैनल करने के बाद उसने अपने शरीर के भीतर एक अजीब घटना को देखा। 4 चैनल बिंदु एक साथ जुड़े, एक छोटा वृत्त बनाते हुए। जो उसने सुना था उसके अनुसार अगले रैंक में पार करना बने हुए वृत्त से संबंधित था। खैर, वैसे भी मैं अब एक जुलू रैंक वाला मिश्रित रक्त हूं, जिसका मतलब है कि मैंने MBO प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए आवश्यकता को पूरा कर लिया है। इस बिंदु तक सोचते हुए गौरव के भीतर उत्साह का एक प्रवाह बन रहा था। मुझे अभी के लिए छिपाकर रहना है, लेकिन एक बार जब वह प्रवेश परीक्षा शुरू हो जाएगी मैं जंगली हो जाऊंगा, गौरव ने एक उत्साहित नजर से बुदबुदाया। मुझे अपनी नई ताकत का परीक्षण करने दो। गौरव मुस्कुराया जैसे वह बीच हवा में लटके चौकोर आकार के बोर्ड का सामना करने के लिए मुड़ा। गौरव ने उस मुद्रा को अपनाया जो उसने पहले इस्तेमाल की थी। अपनी भुजा को सीमा तक पीछे की ओर मोड़ा, अपनी ताकत को उस भुजा में, खासकर अपनी मुट्ठी में इकट्ठा किया और उसे पूरी ताकत के साथ बाहर निकाला। पाओ! टकराव की आवाज फिर से गूंज उठी, इस बार एक नॉकआउट की तरह, क्योंकि गौरव की मुट्ठी बोर्ड से टकराए। ट्रिंग 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 ट्रिंग। पहले की तरह ही बोर्ड की सतह पर संख्याएं दिखाई देने लगीं। 1000, 3000, 6000, 9000, 12000। गौरव की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने आश्चर्य की एक नजर से आंकड़ों को देखा। ये ताकत में 100% तक की वृद्धि है, उसने एक अविश्वासी अभिव्यक्ति के साथ बोला। गौरव ने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी ताकत जुलू रैंक बनने के बाद इतनी बढ़ जाएगी। उसकी मुट्ठी का वजन पहले लगभग 6000 पाउंड था, लेकिन अब यह 12000 पाउंड तक बढ़ गया था। उसने अनुमान लगाया कि अगर वह पॉल के खिलाफ जाते समय इतना शक्तिशाली होता तो स्थिति एक अलग प्रारूप में चली गई होती। उसके विचार की प्रक्रिया में एक अधिसूचना उसकी दृष्टि में पॉपअप हुई। मेजबान ने लक्ष्य पूरा कर लिया है, जुलू रैंक पर पहुंचे। ओह, मुझे एक भावना थी कि ऐसा कुछ होने वाला था। गौरव ने एक मुस्कान के साथ अधिसूचना को देखा। लक्ष्य इनाम, मेजबान, आनुवंशिक रूपांतरण रक्त रेखा को उन्नत किया गया है। हम एक और उन्नयन, इसे अब तक D तक बढ़ जाना चाहिए। गौरव ने इस निष्कर्ष पर आने के बाद सिस्टम इंटरफेस को खोलने के लिए बुलाया। मेजबान विशेषताएं, कौशल और क्षमताएं, रक्त रेखाएं, खोजें, दुकान। लाल दीवार उसकी दृष्टि में दिखाई दी और उसने बाहर बुलाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। रक्त रेखाएं, रक्त रेखाएं, आनुवंशिक रूपांतरण रक्त रेखा, ग्रेड E जोड़, रक्त रेखा से जुड़ी क्षमताएं, लेस देन मॉफ ग्रेटर दैन, लेस देन जोड़ आंदोलन ग्रेटर दैन, लेस दैन आकार हेरफेर ग्रेटर दैन, जोड़ 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 जोड़। जानवर रूपांतरण रक्त रेखा, ग्रेड E, रक्त रेखा से जुड़ी क्षमताएं, लेस दैन आंशिक उत्परिवर्तित बेल रूपांतरण ग्रेटर दैन, जोड़ 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 जोड़। परमाणु हेरफेर रक्त रेखा, ग्रेड E, रक्त रेखा से जुड़ी क्षमताएं, लेस देन परमाणु संरचनाओं का विघटन ग्रेटर दैन। जानवर रूपांतरण रक्त रेखा पॉल की थी, जबकि परमाणु हेरफेर रक्त रेखा बेन की थी। उन्हें सफलतापूर्वक निकालने के बाद उन्हें ग्रेड E तक कम कर दिया गया। पहले गौरव थोड़ा निराश था, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह इस शक्ति के साथ रक्त रेखाओं को उन्नत कर सकता था, इसलिए वह जानता था कि समय के साथ रक्त रेखाएं अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंच जाएंगी और अपनी मूल स्थिति से अधिक शक्तिशाली हो जाएंगी। गौरव ने विचार की एक नजर से पैनल को देखा, तो एक ग्रेड E जोड़ है। उसने अपनी रक्त रेखा को D ग्रेड तक बढ़ने की उम्मीद की थी क्योंकि यह पहले ही थी। मेरी रक्त रेखा ने एक नई क्षमता को अनलॉक किया है। गौरव ने आकार हेरफेर को देखा जो पहले उसकी रक्त रेखा से जुड़ी क्षमताओं में से नहीं था।
पिछले महीने पॉल और बेन की रक्त रेखाओं को इकट्ठा करने के बाद गौरव को एक छिपी हुई खोज के पूरा होने के लिए अधिसूचना मिली। मेजबान ने छिपी हुई खोज पूरी कर ली है। छिपी हुई खोज विवरण: इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद 2 महीने के भीतर एक रक्त रेखा प्राप्त करें। खोज इनाम: लेस देन नया कौशल अनलॉक, स्प्रिंट ग्रेटर दैन, लेस देन 10,000 अनुभव ग्रेटर दैन, लेस देन जोड़ 2 विशेषता अंक सभी आंकड़ों में जोड़े गए ग्रेटर दैन, लेस देन कौशल और क्षमताएं स्तर ऊपर ग्रेटर दैन, विफलता के लिए सजा, लेस देन मौत ग्रेटर दैन। पहले गौरव ने सोचा कि वह पॉल की चुनौती से संबंधित एक छिपी हुई खोज को पूरा करेगा, लेकिन जब उसने इसे देखा तो वह अधिक गलत नहीं हो सकता था। जब उसने इनामों को देखा तो वह वास्तव में इसके बारे में खुश था, लेकिन जब उसने विफलता के लिए सजा देखी तो उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। अगर यह सिस्टम की शक्ति की पुष्टि करने से पहले होता तो वह कहता कि यह सिर्फ एक झांसा था, लेकिन अब जब वह जानता था कि सिस्टम से संबंधित कोई झूठ नहीं था तो वह वास्तव में एक छिपी हुई खोज में असफल होने और मरने की अवधारणा से डर गया था। अगर मैं एक रक्त रेखा चुराने में थोड़ा देर हो जाता तो मैं अभी जीवित नहीं होता। उसे सिस्टम मिले हुए 2 महीने हो चुके थे। अगर उसने एक काया होने का फैसला किया होता और वापस नहीं लड़ता तो यह उन रक्त रेखाओं को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होता और वह अब तक मर चुका होता। ऐसा लगता है कि यह शक्ति एक काया मेजबान नहीं चाहती। गौरव ने एक सीधे चेहरे के साथ सोचा, अगर ऐसा है तो मैं इतना साहसी बन जाऊंगा कि जो कुछ भी आवश्यक है उसे बनाए रखने के लिए कर सकूं और दिखा सकूं कि मैं वास्तव में इसके लायक हूं। गौरव ने अपने पुराने स्व को एक तरफ रखने की कसम खाई थी। उसने चीजों को उस तरह से करने में संकोच नहीं करने की कसम खाई थी जिस तरह से वह वास्तव में चाहता था। उसने पीछे नहीं हटने और लोगों से भागने की कसम खाई थी जैसा वह पहले करता था। घटना के 2 सप्ताह बाद गौरव ने मासिक खोज पूरी की जिसने उसकी रक्त रेखा को F से E तक उन्नत किया। उसने उम्मीद की थी कि इसे अब D तक उन्नत किया जाएगा, लेकिन वह समझ गया कि D में उन्नयन से पहले एक ही जोड़ था। वह कम से कम खुश था कि उसे इससे एक नई क्षमता मिली। आकार हेरफेर: गौरव ने अपनी थोड़ी पकड़ी जैसे वह कमरे के बीच में खड़ा था। नाम सब कुछ कहता है, लेकिन इसका उपयोग करने के लिए क्या मुझे बस कल्पना करनी होगी कि मैं किस आकार में बढ़ना चाहता हूं या कुछ? गौरव ने सोचा और इसे आजमाने का फैसला किया। उसने अपने हाथ को देखा और उसके बड़ा होने के बारे में सोचा। कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद कुछ नहीं हुआ। क्या यह उस तरह से काम नहीं करता? गौरव ने विचार में अपनी थोड़ी पकड़ी। पुष्टि के लिए उसने इस बार अपने पैर को बड़ा होने की कल्पना करने की कोशिश की और परिणाम समान था। ऐसा लगता है कि यह शरीर के सापेक्ष भागों के लिए काम नहीं करता है, इसलिए मुझे इसके बजाय ये कोशिश करने दो। गौरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक बार में अपने पूरे शरीर को महसूस किया। बढ़ाओ। जैसे ही गौरव ने अपने दिमाग में इस शब्द को बुलाया, उसका शरीर अचानक फूल गया। क्रैचम क्रैचम। हड्डी फूटने की आवाजें कमरे में गूंज उठी क्योंकि गौरव का शरीर 3 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक बढ़ गया। उभार उभार उभार। उसकी मांसपेशियां पागलपन से विस्तारित हो गईं जिससे वह बहुत मर्दाना दिखने लगा क्योंकि वह आकार में बढ़ता रहा। वह फर्श को अपनी दृष्टि से दूर और दूर जाते हुए देख सकता था। बाम। उसका सिर छत से टकराया। आउच, गौरव ने कहा जैसे उसने जल्दी से अपने शरीर को छोटा होने की कल्पना की ताकि यह आकार में बढ़ना बंद कर दे। गौरव के शरीर ने पहले आकार में बढ़ना बंद कर दिया इससे पहले कि यह कम होना शुरू हो गया। कुछ और सेकंड के बाद गौरव अपने मूल रूप में वापस आ गया था। ये वास्तव में कुछ था। अगर मैंने खुद को नहीं रोका होता तो मैं शायद आकार में बढ़ता रहता। गौरव ने बोला जैसे वह थोड़ा आगे ठोकर खाया। क्या गलत है? उसने अपना हाथ उठाया और देखा कि यह उसकी दृष्टि में धुंधला था। चेतावनी, कम ऊर्जा, चेतावनी, कम ऊर्जा, चेतावनी, कम ऊर्जा। गौरव ने अपने सिर में बजने वाली घंटी सुनी और अपनी दृष्टि में धुंधली अधिसूचना देख सकता था। भले ही यह धुंधला था, वह उस संदेश को समझ गया जो ये बताना चाह रहा था। मैंने उस रूपांतरण के कारण लगभग सारी ऊर्जा का उपयोग कर लिया। गौरव विश्लेषण करते हुए मुश्किल से लटका हुआ था। मेजबान सो मोड में चला जाएगा यदि ऊर्जा का उपभोग नहीं किया जाता है। मेजबान सो मोड में चला जाएगा यदि ऊर्जा का उपभोग नहीं किया जाता है। गौरव की दृष्टि लाल हो रही थी क्योंकि चेतावनी की घंटियां उसके सिर में बजती रहीं। मुझे ऊर्जा कहाँ मिलेगी? गौरव ने बुदबुदाते हुए अपने कांपते हुए शरीर को धीरे धीरे आगे खींचा। भंडारण उपकरण। गौरव को एक एहसास हुआ और अपनी स्तन की जेब के अंदर एक छोटा बटन बाहर निकाला। गमी डोजों का दौरा। उसने सतह पर टैप करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। थ्रू इन 4 चीजों का एक प्रक्षेपण प्रदर्शित किया गया था। पहला एक आयताकार आकार का बोर्ड था। दूसरा एक साफ सुथरी पंक्ति में व्यवस्थित नकदी का एक ढेर था। तीसरा एक छोटा ब्रीफकेस था जबकि चौथा एक ओवन जैसा उपकरण था। गौरव ने ओवन जैसे उपकरण की छवि पर टैप किया और यह उसके ठीक सामने दिखाई दिया। यह ऊंचाई में 2 मीटर था। वह अपनी चेतना को दूर होते हुए महसूस कर सकता था, लेकिन उसने अभी भी बड़े ओवन जैसे उपकरण को खोलने के लिए संघर्ष किया। उसे खोलने पर उसके भीतर के स्थान में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ थे।
स्नैक्स, रसदार मांस आदि। गौरव ने जल्दी से एक रसदार दिखने वाले बड़े मांस के टुकड़े को पकड़ा। उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और उसे अंदर भर लिया। चबाओ, 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 चबाओ। चबाने की आवाजें सुनी गईं क्योंकि गौरव मांस को अपने मुंह के अंदर सेकंड में फाड़ दिया। जोड़ 1 ऊर्जा बिंदु बरामद किया गया है। गौरव ने उस अधिसूचना को देखने के बाद नहीं रोका। ओवन जैसे उपकरण के अंदर टन भोजन था। गौरव ने उन्हें एक एक करके बाहर निकाला और एक विशाल दावत शुरू हुई। जोड़ 1 ऊर्जा बिंदु बरामद किया गया है। जोड़ 1 ऊर्जा बिंदु बरामद किया गया है। जोड़ 1 ऊर्जा बिंदु बरामद किया गया है। जिस तरह से गौरव के गालों ने मुंह में भरे भोजन की मात्रा के कारण उभार दिया, उससे ऐसा लग रहा था कि यह फट जाएगा। फिर भी उसने एक के बाद एक भोजन को अपने मुंह में भरना जारी रखा। चबाओ, चबाओ, चबाओ। बेक, फ्राइज, मांस, मछली का मिश्रण, लगभग सब कुछ यहाँ देखा जा सकता था। गौरव ने बहुत सारा भोजन रखा था जिसे उसे लगभग 10 साल तक चखने का अवसर नहीं मिला था। उसे बहुत खाना पसंद था और उसने इन खाद्य पदार्थों को आसान पहुंच के लिए रखा था, जो जानता था कि वे आज काम आएंगे। कुछ और सेकंड में गौरव ने बड़े ओवन जैसे उपकरण के भीतर रखे भोजन के ढेर को साफ सुथरा खत्म कर दिया था। सरोरूप पीछे के दरवाजे ऊपर खिसक गए और लंबे भूरे बालों वाली एक महिला को उसके माध्यम से कमरे में चलते हुए देखा जा सकता था। वह एक पीले लंबे कोट, नीले टॉप और काले पॉप सॉक्स के साथ मिनी स्कर्ट में थी। उसके चेहरे पर उदासीनता की एक नजर थी, जैसे वह शालीनता और हल्के ढंग से चली। गौरव उसके आने का पता लगाने पर फर्श से खड़ा हो गया। मिस एमी। उसने अपने मुंह में भोजन को निगलते हुए बुदबुदाया। अरे, हम जा रहे हैं। मिस एमी बोलने की प्रक्रिया में थी जब उसने कुछ देखा। तुम नग्न क्यों हो? उसने गौरव को घूरते हुए सवाल किया। हम नग्न? गौरव ने एक भ्रमित नजर के साथ पूछा, इससे पहले कि वह नीचे देखने के लिए अपना सिर मोड़े। ओहे! उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने जल्दी से अपने छोटे भाई को ढका जो उजागर हो गया था। जब उसने पहले आकार हेरफेर का उपयोग किया तो उसकी वर्दी टुकड़ों में फट गई थी। उसे उस समय पता नहीं चला कि वह कम ऊर्जा के कारण नग्न था। मिस एमी, आपने दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? गौरव का चेहरा वर्तमान में लाल था क्योंकि वह कमरे के बीच में रखे बड़े ओवन के पीछे खड़ा था। मैं क्यों करूंगी? मैंने आखिरकार इस कमरे के लिए भुगतान किया, मिस एमी ने कहा। गौरव, ये जगह ऐसी गड़बड़ी में क्यों है? मिस एमी ने पूछा जैसे वह आगे चली। उसने कमरे में बड़े ओवन जैसे उपकरण और थोड़ी फटी हुई छत को भी देखा। मिस एमी, ओह, क्या आप जाएंगी ताकि मैं, आप जानते हैं, कुछ कपड़े पहन सकूं? गौरव ने शर्मिंदगी की एक नजर के साथ पूछा। क्यों, बस आगे बढ़ो और कुछ पहन लो अगर तुम चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं रोक रही हूँ, मिस एमी ने एक उदासीन नजर के साथ जवाब दिया और दीवार के बगल में रखी बेंच पर बैठ गई। गौरव, तुम इतनी जल्दी भूल गए हो जब तुम मेरे कार्यालय में घुस गए थे। क्या तुमने भी मेरी नग्नता नहीं देखी थी? मिस एमी ने जोड़ा। मिस एमी, आप भूल गई हैं कि आपने मुझे लगभग मार डाला था, गौरव ने बोला जैसे उसने खुद पर इशारा किया। और मैंने सब कुछ नहीं देखा। वह ये जोड़ना चाहता था लेकिन उसने चुप रहने का फैसला किया। सच, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम्हें आना चाहिए और मुझे भी मारने की कोशिश करनी चाहिए। मिस एमी ने अपनी बाहें मोड़ी जबकि गौरव को घूरते हुए उसने प्रस्ताव दिया। गौरव लगभग खून की उल्टी कर देता, वह कितनी धमकाने वाली है। मिस एमी के चेहरे पर एक सीधा नजर था, वह जरा भी परेशान नहीं दिख रही थी। खैर, मैं बस कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लूंगी, उस समय का उपयोग अपनी आपदा को कवर करने के लिए करो, मिस एमी ने कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। आपदा? उसका आपदा से क्या मतलब है? गौरव का चेहरा अभी भी लाल था क्योंकि उसने जल्दी से भंडारण उपकरण से एक कपड़ा उठाया। पलक झपकते ही उसने कपड़ा पहन लिया था। वह अब एक साफ दिखने वाली आकाश नीली जीन्स पैंट और एक लाल हुडी जैकेट पहन रहा था। उसने कवर करने के बाद राहत की सांस ली और मिस एमी को घूरने के लिए अपना सिर उठाया। मिस एमी की आंखें चौड़ी खुली हुई थीं। मिस एमी, वे आंखें कब से खुली हैं? गौरव सदमे में वापस चला गया क्योंकि उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। कौन जानता है, मैंने पहले ही तुम्हारा दयनीय दिखने वाला अंगूठा देख लिया है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिस एमी ने एक आकस्मिक नजर के साथ जवाब दिया। जिस तरह से उसने इसे इतनी उदासीनता के साथ कहा, उसने गौरव को फर्श में डूबने की इच्छा जताई। चलो चलें, मिस एमी ने कहा और खड़ी हो गईं। कहाँ जाना है? गौरव ने एक चकित नजर के साथ सवाल किया। डोजो, मिस एमी ने बिना मुड़े जवाब दिया। लेकिन स्कूल की गतिविधियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, गौरव ने एक भ्रमित नजर के साथ जवाब दिया। क्या तुम भूल गए हो कि आज क्या है? मिस एमी ने कहा। गौरव कुछ सेकंड के लिए जगह पर खड़ा रहा, इससे पहले कि उसका चेहरा समझ के साथ चमक गया। ओह, मुझे याद है कि आज माता पिता और शिक्षकों की बैठक का दिन है। गौरव को याद आया कि जब ये बैठक होती थी तो स्कूल की गतिविधियां जल्दी खत्म हो जाती थीं। वह पहले ही यहाँ 1 घंटे से था, इसलिए उसे पता नहीं था कि स्कूल की गतिविधियां दिन के लिए खत्म हो गई थीं।
छात्र वर्तमान में अपने घरों की ओर जा रहे थे। माता पिता और शिक्षकों की बैठक में कभी भी छात्रों को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए वे जाने के लिए स्वतंत्र थे अगर वे चाहते थे, हालांकि कुछ आमतौर पर अपने माता पिता का इंतजार करते थे। मिस एमी ने गौरव को देखा और उसकी अभिव्यक्ति को नोट करने की कोशिश की जब उसने माता पिता और शिक्षकों की बैठक का उल्लेख किया। ठीक है, चलो चलते हैं मिस एमी, गौरव ने आगे चलते हुए कहा। गौरव को मिस एमी से यह पूछने की जरूरत नहीं थी कि वह बैठक में क्यों नहीं भाग ले रही थी जब वह एक शिक्षिका थी, क्योंकि वह जानता था कि उसे ऐसी सभाएं पसंद नहीं थीं। उसके अनुसार उन सभी माता पिता को अमीर और शक्तिशाली के रूप में देखना उसे उनके चेहरों पर थूकने की इच्छा देता था। वह उतना चिंतित नहीं लगता जितना वह पहले करता था, या क्या वह इसे छिपा रहा है? मिस एमी ने गौरव को विचार की एक नज़र के साथ उसकी ओर चलते हुए देखा। गौरव परेशान नहीं लग रहा था कि उसके माता पिता उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठक में नहीं आएंगे, जिसने मिस एमी को हैरान कर दिया, क्योंकि जब भी उसके माता पिता से संबंधित कुछ भी उल्लेख किया जाता था तो गौरव हमेशा एक तरह की दुखद प्रतिक्रिया दिखाता था। उन्होंने छोटे प्रशिक्षण कक्ष को छोड़ा और गलियारे में पहुंचे जो हॉल के बाहर जाता था। छात्रों को भी बाहर चलते हुए देखा जा सकता था। उन्होंने मिस एमी और गौरव को एक साथ चलते हुए देखा। उनमें से कुछ के चेहरे पर अभी भी हैरानी थी, भले ही यह पिछले महीने से हो रहा था। उनमें से अधिकांश अभी भी सोचते थे कि मिस एमी खुद को स्कूल के तथाकथित कचरे के साथ क्यों जोड़ेगी। यहाँ तक कि जब बहुत से प्रतिभाशाली छात्रों ने मिस एमी को प्रभावित करने की कोशिश की तो वह किसी भी छात्र में कभी रुचि नहीं रखती थी। उसके कोई पसंदीदा छात्र या अन्य चीजें नहीं थीं जो अन्य शिक्षक करते थे। यही कारण था कि वे हैरान थे जब उसने अचानक गौरव में रुचि दिखाना शुरू कर दिया। मिस एमी के उस पल में मौजूद होने के बाद से किसी ने भी इसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। वे उसके बुरे पक्ष में नहीं पड़ना चाहते थे। गौरव और मिस एमी हॉल के बाहर पहुंचे और उसकी होवरबाइक पर चढ़ गए जो बाहर खड़ी थी। गौरव ने मिस एमी की कमर को पीछे से पकड़ा क्योंकि उसने इंजन शुरू किया। स्व कोई शोरगुल वाली आवाज नहीं थी, इसके बजाय ये चिकनी लग रही थी। होवरबाइक पीछे से रोशन हो गई और उन दोनों को ले जाते हुए दूरी में चली गई। हवाओं ने गौरव के बालों को पीछे की ओर उड़ा दिया क्योंकि उसने मिस एमी को पकड़ा था जो वर्तमान में होवरबाइक के साथ तेजी से जा रही थी। स्वी 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 वे कई वाहनों के बगल से गुजरे जो सड़क पर चल रहे थे क्योंकि वे तेजी से चले गए। उन्हें हेलमेट पहनना चाहिए था लेकिन मिस एमी को हेलमेट से नफरत थी। उसके अनुसार ये रोमांच को खराब कर देता था। जैसे जैसे गौरव उसके बारे में और अधिक पता लगाता गया, वह यह महसूस करना शुरू कर रहा था कि मिस एमी एक अजीब व्यक्ति थी, लेकिन वह न्याय करने वाला कौन था? उसका पूरा जीवन क्रिंज से कम नहीं था। कुछ मिनटों में वे शहर के दक्षिण पश्चिम में एक बड़ी 700 मंजिला इमारत के सामने पहुंचे। यह इमारत शहर के इस विशेष हिस्से में सबसे लंबी थी। यह एक व्यापारिक इमारत की तरह दिख रही थी क्योंकि बहुत से लोगों को इमारत के अंदर और बाहर जाते हुए देखा जा सकता था। 4 बड़े मांसल पुरुष प्रवेश द्वार पर खड़े थे। मिस एमी ने बगल में पार्क किया। वह और गौरव प्रवेश द्वार की ओर चले। पुरुषों ने मिस एमी की ओर झुककर अभिवादन किया जब उन्होंने उसे गौरव के साथ सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखा। गौरव इस वातावरण से परिचित था क्योंकि वह पिछले महीने से मिस एमी के साथ यहां आ रहा था। गमी डोजो ने इस इमारत की शीर्ष 3 मंजिलों पर कब्जा कर लिया। मिस एमी उसे यहां प्रशिक्षण के लिए ला रही थी। आपका स्वागत है युवा मिस, पुरुषों ने एक ही समय में बोला। मिस एमी ने धीरे से सिर हिलाया और एक घन जैसी धातु को मांसल पुरुषों में से एक की ओर सौंप दिया। आदमी ने इसे प्राप्त किया और मिस एमी की होवरबाइक की ओर चला जबकि गौरव और मिस एमी इमारत में चले गए। इमारत का आंतरिक भाग अच्छी तरह से डिजाइन किया गया था। भूतल के उत्तर और पूर्व दिशाओं में काउंटर थे। काउंटरों पर महिला रिसेप्शनिस्ट देखी जा सकती थीं। छत को नीले और मार्गरेटा रंग की टाइल से डिजाइन किया गया था जो एक साथ अच्छी तरह से मिश्रित हो गए थे। छोटे गोलाकार सफेद चमक छत के पार पंक्तियों में पंक्तिबद्ध थे। एक हरे रंग के व्यापारिक सूट में एक महिला का एक होलोग्राफिक प्रक्षेपण बीच में रखा गया था। महिला का चेहरा मुस्कान के साथ चमकता था क्योंकि उसने लोगों के इमारत में आगमन का स्वागत किया। मिस एमी और गौरव पहली मंजिल के पूर्वोत्तर कोने में गलियारे की ओर चले। वे लिफ्टों पर पहुंचने से पहले उसके माध्यम से चले। पारदर्शी दरवाजे खुले और वे दोनों 3 अन्य लोगों के साथ अंदर चले गए। जब दरवाजे बंद होने ही वाले थे तो एक लाल और काले रंग की धारीदार जैकेट पहने एक आदमी ने उन्हें बंद होने से रोकने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। आदमी ने मुस्कुराते हुए मिस एमी को देखा क्योंकि वह लिफ्ट में चला गया। वह कंधे तक के काले बालों और पीले धूप के चश्मे की एक जोड़ी पहने हुए था। उसका थोड़ा बड़ा कद और एक सख्त रूप था, लेकिन जिस तरह से वह मिस एमी पर मुस्कुराया वह डरावना था। हाँ एमी, तुम्हें चुनौती देने से पीछे नहीं हटते हुए देखकर क्या खुशी हुई। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी क्योंकि उसने अपने शरीर के साथ सामने खड़े लोगों को एक तरफ धकेल दिया। उन सभी ने उसे घूर कर देखा लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वह मिस एमी की ओर चला जिसने ये देखने के बाद कि वह कौन था, उसे एक और नजर डालने की भी परवाह नहीं की।
धक्का। उसने गौरव को एक तरफ धकेलने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया ताकि वह उनके बीच खड़ा हो सके। गौरव अब बाईं ओर पारदर्शी कांच की दीवारों के करीब खड़ा था। अपने आप को जबरदस्ती उनके बीच रखने के बाद आदमी धमकी भरे नजर से गौरव को घूरने के लिए एक तरफ मुड़ा। बदतमीज, आज हारने की तैयारी करो, उसने गौरव से कहा इससे पहले कि वह बाईं ओर मिस एमी का सामना करने के लिए वापस मुड़े। जब वह हार जाएगा तो हमारे सौदे को याद रखना, उसने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा मिस एमी के गाल के करीब ले गया। मिस एमी, जिसने उसके प्रवेश के बाद से एक शब्द भी नहीं बोला था, आखिरकार उसने कुछ बुदबुदाया क्योंकि उसकी नाक से कुड़ी। कैसी गंदी सांस है। आदमी का चेहरा ये सुनकर मुड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वह पलटवार कर पाता, मिस एमी सामने की ओर चली गई। चलो चलते हैं गौरव, हम दूसरे का उपयोग करने जा रहे हैं, उसने कहा और एक बटन पर टैप किया जिससे लिफ्ट खुल गई। गौरव ने सिर हिलाया और कांच के दरवाजों की ओर चला। वह जीत नहीं सकता, धूप के चश्मे में आदमी चिल्लाया जैसे वे लिफ्ट से बाहर चले गए। ये गंदी सांस वही होगी जिसका स्वाद तुम्हारे होंठ जल्द ही चखेंगे, धूप के चश्मे वाले आदमी ने एक आत्मविश्वासी नजर के साथ कहा। हम देखेंगे, मिस एमी ने बोलते हुए मुड़ने की भी परवाह नहीं की। वह और गौरव लिफ्ट से बाहर निकलकर उसके बगल वाले दूसरे में प्रवेश करने के लिए चले गए। दूसरी लिफ्ट में आदमी ने झुंझलाहट के साथ अपने दांत पीसे। वह बदतमीज, मैं सुनिश्चित करूंगा कि उससे निपटा जाए ताकि मैं उसे तुम्हारे आसपास और न देख सकूं, उसने थूका क्योंकि लिफ्ट चमक उठी। ऊपर से एक गोलाकार नीली रोशनी उतरी और उन्हें घेर लिया। पलक झपकते ही हर कोई गायब हो गया। इन इमारतों के भीतर की लिफ्ट साधारण नहीं थीं। वे टेलीपोर्टेशन लिफ्ट थे जो उन्हें उनके वांछित मंजिल तक पहुंचाएंगे। जो कुछ भी स्थानिक यात्रा से संबंधित था वह बहुत महंगा था कि बहुत से धनी लोग भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। इसने साबित कर दिया कि इमारत कितनी उच्च वर्ग की थी, भले ही टेलीपोर्टेशन लिफ्ट टेलीपोर्टेशन हल्कों से तुलनीय नहीं थी। गौरव और मिस एमी अगले में प्रवेश कर गए। उन्होंने 1 मिनट पहले क्या हुआ था इसके बारे में बात नहीं की क्योंकि यह उनके लिए कुछ भी नया नहीं था। गौरव ने पिछले महीने के बारे में याद दिलाया जब वह मिस एमी के कार्यालय में ठीक उसी तरह पहुंचा जैसे उसने मांग की थी। तुम हम जो और बेन की हालत के पीछे का कारण हो, है ना? और तुमने पॉल को मार डाला, है ना? गौरव की आंखें उसके आगमन पर उसके सवालों को सुनकर डर से चौड़ी हो गईं। उसकी हथेलियां पसीना बहाने लगी क्योंकि उसने बहाने के लिए अपने दिमाग को खंगाला। चिंता मत करो, खतरे का कोई कारण नहीं है, मैं पहले से ही जानती थी, उसने अपने सामान्य उदासीन रूप के साथ कहा। इसके अलावा वे सजा के लायक थे जो उन्हें मिली। तुम अपने लिए खड़े हुए जो एक अधिकार है जो हर किसी के पास होना चाहिए, लेकिन ये दुनिया भेदभाव से भरी है। शक्ति के बिना तुम हमेशा खाद्य श्रृंखला के नीचे रहोगे। उत्पीड़न, अवसाद, मिस एमी ने एक निराश नजर के साथ कहा। मिस एमी, इसके साथ भी मैंने अभी भी एक अपराध किया है। आप मेरी मदद क्यों करेंगी? गौरव ने एक चकित नजर के साथ सवाल किया। क्योंकि तुम आखिरकार खड़े हुए, तुम वापस लड़े। अगर तुमने उन्हें जैसा वे चाहते थे वैसा ही करने दिया होता तो मैं तुम्हारी सहायता के लिए अपना हाथ कभी नहीं बढ़ाती। मैं कमजोर दिमाग वाले लोगों से नफरत करती हूँ। शारीरिक रूप से कमजोर होना समझ में आता है, लेकिन मानसिक रूप से कमजोर होने का मतलब है कि तुम कभी भी वास्तव में शक्तिशाली नहीं हो सकते। मिस एमी के शब्द उसके कान, मन और दिल में बजते रहे। तुम शक्तिशाली बनने के लिए पहला कदम उठाए। मुझे नहीं पता कि तुम्हें हाल ही में क्या किस्मत मिली है जो तुमने जो किया उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए इसे एक रहस्य रखना ठीक है। आखिरकार हर किसी के पास एक या दो रहस्य होते हैं। गौरव आखिरकार मिस एमी के स्पष्टीकरण और दृष्टिकोण को सुनकर शांत हो गया। मैं तुम्हें प्रशिक्षित करूंगी और सुनिश्चित करूंगी कि तुम अपनी क्षमताओं का ठीक से उपयोग करना सीखो, मिस एमी ने इसके साथ निष्कर्ष निकाला। मिस एमी, मैं अब समझता हूं और मैं कृतज्ञता से भरा हूं, लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि कुछ भी मुफ्त में नहीं आता। आप बदले में क्या चाहेंगी? गौरव ने थोड़ी तनावपूर्ण नजर के साथ सवाल किया। उसने दुनिया की अवधारणा को समझने के लिए पर्याप्त किताबें पढ़ी थीं। ओह, ऐसा लगता है कि तुम मुझे चुकाने पर वास्तव में दृढ़ हो। मैं बदले में क्या चाहती हूँ? ही, मिस एमी ने बोलते हुए मुस्कुराया। गौरव की दिल की धड़कन उसकी मुस्कान को देखकर बढ़ गई। मिस एमी ने पहले कभी मुस्कुराया नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वह मुझे अपनी गुलाम बनाने की योजना नहीं बना रही है। जब समय सही होगा तो मैं पूछूंगी। अभी के लिए कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है, मिस एमी ने जवाब दिया क्योंकि उसकी चेहरे की अभिव्यक्ति सामान्य हो गई थी। गौरव इस जवाब से हैरान था, लेकिन उसने एक खुला दिमाग रखने का फैसला किया। भले ही वह मुझे अपनी गुलाम बनाना चाहती है या बाद में एक अनुचित अनुरोध करती है, मैं ऐसा होने से रोकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बन जाऊंगा। गौरव उसकी मदद के लिए आभारी था, लेकिन वह हेरफेर भी नहीं करना चाहता था। उस दिन से मिस एमी गौरव को प्रशिक्षित कर रही थी। ताकत, गति और लड़ाई कौशल का उसका उपयोग पिछले महीने के दौरान बेहतर हुआ था। बेशक उसने उसे यह नहीं बताया कि उसके भीतर अन्य रक्त रेखाएं थीं,
उसने केवल ये खुलासा किया कि उसकी आनुवंशिक रूपांतरण रक्त रेखा ग्रेड में बढ़ सकती है, जिसने मिस एमी को बहुत चौंका दिया। उसने उससे कहा कि वह इसे किसी को भी प्रकट न करे, यदि नहीं तो वह एक प्रयोगशाला चूहा बन जाएगा। गौरव ने सोचा कि उसे उसकी प्रतिक्रिया को देखने के बाद इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए था, लेकिन मिस एमी ने उसके लिए पर्याप्त किया था कि वह उसे संदेह का लाभ दे। जब मिस एमी पहली बार उसे गमी डोजों में लाई थी, तो वे उस आदमी से मिले थे जिससे वे थोड़ी देर पहले लिफ्ट में मिले थे, जॉन ब्राउन। वह यहाँ एक प्रसिद्ध शक्तिशाली मिश्रित रक्त प्रशिक्षक था। वह मिस एमी के चाहने वालों में से भी एक था। मिस एमी के अनुसार वह कुछ समय के लिए उसके साथ बाहर जाने के लिए एक मक्खी की तरह उसे परेशान कर रहा था। उसने हमेशा उसे मना कर दिया। जब उसने मिस एमी को गौरव को लाते हुए देखा तो वह फिर से उनके पास पहुंचा और पाया कि गौरव मिस एमी का छात्र था। जब उसने गौरव से उसकी रक्त रेखा ग्रेड के बारे में सवाल किया तो वह हैरान था कि गौरव एक एफ ग्रेड मिश्रित रक्त था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मिस एमी व्यक्तिगत रूप से एक एफ ग्रेड मिश्रित रक्त को प्रशिक्षित करेंगी। तब से वह मिस एमी को गौरव से अलग करने की कोशिश कर रहा था। उसे गौरव को उसके साथ घूमते हुए और उसके साथ आकस्मिक व्यवहार करते हुए देखकर नफरत थी। यह आदमी भी एक महिला छात्र था जिसे उसने डोजो में प्रशिक्षित किया था। उसने 2 सप्ताह पहले मिस एमी को एक चुनौती जारी की कि दोनों छात्र एक दूसरे से द्वंद्व करेंगे। उसने प्रस्ताव दिया कि अगर उसका छात्र जीतता है तो मिस एमी गौरव से छुटकारा पाएंगी और उसके साथ एक तारीख पर जाएंगी। मिस एमी ने अपना प्रस्ताव आगे लाने के बाद सहमति व्यक्त की, जब गौरव जीतता है तो मेरे चारों ओर कभी भी 10 फीट से अधिक करीब मत आना। गौरव में जो आत्मविश्वास था वह वास्तव में आश्चर्यजनक था। यही कारण था कि गौरव ने सुनिश्चित किया कि उसने आज अपनी रक्त रेखा को चौथे बिंदु के माध्यम से चैनल किया। वह जॉन ब्राउन और उसकी महिला छात्र का भी शौकीन नहीं था। चूंकि वे दोनों उसके साथ अवमानना के साथ व्यवहार करते थे, वह द्वंद्व जीतकर आज उनके दोनों चेहरों पर थप्पड़ मारने से ज्यादा कुछ नहीं चाहेगा। गौरव और मिस एमी तीसरी से आखिरी मंजिल पर पहुंचे, जो वह जगह थी जहां टेलीपोर्टेशन लिफ्ट उन्हें ले जा सकती थी। इस एक के ऊपर केवल 2 और मंजिलें थीं। एक व्यक्ति को आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए वास्तविक सीढ़ियों पर चढ़ना होगा क्योंकि वहां कोई लिफ्ट नहीं थी। या लिफ्ट से बाहर निकलने पर ये वही आवाजें थीं जो उनके कान के पर्दे में आईं। ऐसा था जैसे वे पूरी तरह से एक अलग जगह पर पहुंचे थे। ताकत का अंदाजा लगाना। घास और फूलों का एक पैच पर्यावरण में लगाया गया देखा जा सकता था। छत का निर्माण इस तरह से किया गया था कि एक व्यक्ति सोचेगा कि वे इमारत के बाहर थे। छत नीले आसमान की तरह दिखती थी। लकड़ी से बनी छोटी बंगले जैसी इमारतें चारों ओर देखी जा सकती थीं। इन बंगले घरों में काले लाइनों के साथ सफेद स्लाइडिंग दरवाजे थे जो उन पर चिपकाए गए थे, पंक्तियों और स्तंभों का निर्माण करते थे। ये जगह एक साथ 10 स्टेडियमों से बड़ी थी, इसलिए यह अन्य संरचनाओं को घर में रखने में सक्षम थी। फिर भी ये देखकर आश्चर्यजनक था कि इस तरह की संरचनाओं को एक व्यापारिक इमारत में बनाया जा सकता था। पर्यावरण ने गौरव को एक प्राचीन खिंचाव दिया। जब वह पहली बार यहाँ पहुंचा था तो वह बहुत हैरान था, लेकिन उसे ये भी पसंद आया। भले ही यह प्राचीन लग रहा था, फिर भी कुछ तकनीकी प्रकार के उपकरण रखे गए थे। एक कोने पर एक रक्त रेखा ग्रेडिंग उपकरण खड़ा था, एक बिजली उत्पादन उपकरण और कुछ अन्य उपकरण भी खुले में थे। वे आवाजें जो उन्होंने यहाँ पहुंचने पर सुनी थीं, लकड़ी से निर्मित छोटे बंगले संरचनाओं से आ रही थीं। ये जगह गमी डोजो थी, शहर में मिश्रित रक्तों को प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रतिष्ठित जगह। ये भी बहुत महंगा था। शिक्षक आमतौर पर अपने छात्रों को अतिरिक्त समय सिखाने के लिए इमारतों में से एक को किराए पर लेते थे। जो शिक्षक ऐसा करते थे वे बच्चों के माता पिता से भी शुल्क लेते थे, लेकिन मिस एमी ने सब कुछ खुद भुगतान किया। अधिकांश बच्चे जो यहाँ आते थे वे भी बिगड़े हुए बच्चे थे, इसलिए गौरव ने उनके साथ कभी भी खुद को नहीं जोड़ा था जब से वह यहाँ आना शुरू किया था। पर्यावरण मिश्रित रक्तों को सिखाने और उन्हें तेजी से सीखने में सक्षम बनाने के लिए अनुकूल था। उपकरण, सामग्री और अन्य विभिन्न चीजें यहाँ छात्रों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने में मदद करने के लिए भी प्रदान की गईं। मास्टर मिश्रित रक्त प्रशिक्षक इस इमारत के भीतर मौजूद थे। मिस एमी और गौरव सीढ़ियों की ओर चले। उनके सत्र हमेशा आखिरी मंजिल पर होते थे, इसलिए वे वहीं जा रहे थे। किसी भी समय जब एक व्यक्ति मिस एमी को देखता था तो वे शुभ दिन युवा मिस कहकर उसका अभिवादन करते थे। यह एक आकस्मिक अभिवादन की तरह लग रहा था, लेकिन वे अभिवादन करते समय एक खड़ा धनुष भी देंगे। इसने गौरव को मिस एमी की पृष्ठभूमि के बारे में अधिक संदिग्ध बना दिया, जो उसने उसे कभी नहीं बताए। उसने सोचा कि वह लंबे समय से यहाँ आ रही होगी। कुछ मिनटों के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद वे शीर्ष मंजिल पर पहुंचे। दूसरी और तीसरी से आखिरी मंजिलों के विपरीत यह मंजिल भीड़भाड़ वाली या उन कई बंगले इमारतों से भरी नहीं थी। वे संख्या में केवल 10 थे और वातावरण ने एक सुखदायक भावना दी। 3 मंजिलों का निर्माण कुछ ऊर्जा क्रिस्टल का उपयोग करके किया गया था। ऊर्जा क्रिस्टल ने ध्यान में मिश्रित रक्तों की मदद की, खासकर उनकी रक्त रेखा को तेजी से चैनल करने के लिए। मंजिल जितनी ऊंची होगी, सेवा उतनी ही बेहतर होगी।
मिस एमी और गौरव पूर्व की ओर डोजो की ओर गए। डिजाइन काफी शानदार और सुंदर फूल थे जो इसे घेरे हुए देखे जा सकते थे। उन्होंने दरवाजों को एक तरफ खिसकाया और अंदर चले गए। आंतरिक भाग ठीक वैसा ही था जैसा एक डोजो दिखेगा, लेकिन इसे आधुनिक और प्राचीन दोनों प्रकार के उपकरणों के साथ मिलाया गया था। इसमें एक तरफ एक हथियार रैक था जहां कटान, कृपाण और एक तलवार और बंदूक का कुछ संयोजन देखा जा सकता था। फर्श लकड़ी के दिखते थे, लेकिन सच्चाई यह है कि वे टाइटेनियम से कठिन हैं, फिर भी पैरों के लिए नर्म हैं। मिस एमी ड्रेसिंग रूम में चली गई। गौरव सामने की ओर चला जहां कुछ वजन देखे जा सकते थे। छड़ों के दोनों किनारों पर नीले रंग के स्टील वजन उठाने वाले प्लेट रखे गए थे और कुछ अन्य स्टील वजन उठाने वाले प्लेट एक दूसरे के ऊपर ढेर थे। वे अलग अलग आकार में थे, लेकिन गौरव दोनों तरफ लगभग 6 वजन प्लेट ले जाने वाले एक के करीब चला गया। गौरव ने अपनी थोड़ी पकड़ी क्योंकि उसने कुछ सोचा। मैंने आज का काम पूरा नहीं किया है, गौरव ने बुदबुदाया और झुकने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपना दाहिना हाथ धातु की छड़ पर रखा जो वजन प्लेटों को पकड़े हुए था और उसे उठाया। गौरव ने आसानी से उसे उठाया, उसे अपने सिर के ऊपर ले गया। पिछली बार जब वह यहाँ आया था तो वह इस वजन को नहीं उठा सकता था क्योंकि इसका वजन 1000 किलोग्राम से अधिक था। उसने अपनी प्रगति की जांच करने के लिए ऐसा करते हुए सिस्टम इंटरफेस खोला। खोजें। दैनिक। आज का कार्य 1.120 किलोमीटर की यात्रा करें। स्थिति 116/120 किलोमीटर। 806 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ें। स्थिति 806/806 मी। कुल 2450 किलोग्राम ले जाएं। स्थिति 1202,450 किग्रा। गौरव ने आज जानबूझकर कुछ भी नहीं उठाया ताकि वह ये पता लगा सके कि इसका वजन कितना है, ताकि वह अपनी वर्तमान ताकत की गणना करने के लिए इसका उपयोग कर सके। 1200 किलोग्राम। मुझे दर्द महसूस नहीं होता है, लेकिन मैं ये भी बता सकता हूं कि अगर मैं इसमें और प्लेट जोड़ता हूं तो ये कुछ समय बाद इसे उठाने के लिए केवल संघर्ष करेगा। गौरव ने इसे नीचे कर दिया। मुझे देखने दो कि मैं इसके साथ कितना तरल हो सकता हूं। इसे सामान्य रूप से उठाने के बजाय गौरव ने इसे एक बेसबॉल बैट की तरह पकड़ा। एकमात्र अंतर यह था कि वह अभी भी इसे एक हाथ से पकड़े हुए था। झूला, 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 झूला। उसने कई बार आकस्मिक रूप से वजन को झुलाया। 10 से अधिक बार ऐसा करने के बाद वह रुक गया। मैं अपनी सहनशक्ति खत्म होने से पहले शायद 50 और बार जा सकता हूं। ऐसा करने का गौरव का कारण अपनी वर्तमान ताकत के स्तर का ठीक से अंदाजा लगाना था। दैनिक कार्य पूरा हो गया। 2/3 कुल 2450 किग्रा ले जाएं। जैसे ही वह वजन को वापस जमीन पर गिरा रहा था, मिस एमी ड्रेसिंग रूम से बाहर चली गई। वह एक मक्खन के रंग और लाल युकाटा में कपड़े पहने हुई थी। ऊपर के लिए मक्खन का रंग और नीचे के लिए लाल उसके पैरों तक पहुंच रहा था। उसकी उदासीन अभिव्यक्ति ने उसके वर्तमान रूप में एक निश्चित प्रकार का आकर्षण जोड़ा। उसकी दरार भी आंशिक रूप से उजागर हुई थी, जो साबित करती थी कि मिस एमी किसी भी तरह से छोटी नहीं थी। उसने गौरव को वजन गिराते हुए देखा। ओह, तुम अब वह उठा सकते हो। क्या तुमने पहले ही अपनी रक्त रेखा को चौथे बिंदु के माध्यम से चैनल कर दिया था? मिस एमी ने तुरंत इसका पता लगा लिया। गौरव ने पुष्टि में सिर हिलाया। ये ताकत में एक काफी बड़ी छलांग है, मिस एमी ने एक विचारशील नजर के साथ कहा। मुझे संदेह है कि एक जुलू रैंक वाला मिश्रित रक्त है जो एक प्रकार की ताकत से संबंधित रक्त रेखा के बिना आसानी से वह उठा सकता है, मिस एमी ने जोड़ा। मैं इसे एक प्रशंसा के रूप में लूंगा मिस एमी, गौरव ने जवाब देते हुए मुस्कुराया। ताकत सब कुछ नहीं है। हालांकि हमेशा याद रखें कि एक अच्छी तरह से कुशल मिश्रित रक्त एक मिश्रित रक्त से आसानी से निपट सकता है जो अपनी ताकत का ठीक से उपयोग करना नहीं जानता है, मिस एमी ने मुड़ने से पहले कहा। उस आदमी से मत डरो जिसने 1000 तकनीकों का केवल एक बार अभ्यास किया है। उस आदमी से डरो जिसने एक तकनीक का 1000 बार अभ्यास किया है। मिस एमी की मेरी प्रशंसा करने की विधि वास्तव में अजीब है। गौरव ने मिस एमी के भाषण को सुनने के बाद आह भरी, भले ही वह जानता था कि यह सही था। मैं तुम्हारी कमजोरियों के क्षेत्रों पर तुम्हें प्रशिक्षित कर रही हूँ। अत्यधिक अनुमानित हमले और आंदोलन, एक हमले को पूरा करने के बाद बहुत अधिक खुलेपन को छोड़ना। अगर तुम मेरी प्रशंसा चाहते हो तो मुझे आज अपने प्रशिक्षण के फल देखने दो। जाओ और तैयार हो जाओ, मिस एमी ने कहा क्योंकि वह दरवाजे की ओर चली। गौरव ने सिर हिलाया और ड्रेसिंग रूम में चला गया। लगभग 2 मिनट में वह मिस एमी के समान कपड़े पहनकर बाहर आया। वे दोनों फर्श के पश्चिम की ओर चले जहां एक बड़ा मंच था जो एक बास्केटबॉल पिच के आधे आकार का देखा जा सकता था। कुछ लोग मंच क्षेत्र के चारों ओर खड़े थे, ज्यादातर युवा लोग जो गौरव की उम्र के आसपास लग रहे थे। हरे युकाटा पहने हुए 2 हटे कट्टे पुरुष भी दाईं ओर खड़े थे। एक आदमी और एक युवा महिला मंच पर खड़े थे। वह और महिला एक पीले और लाल धारीदार युकाटा में कपड़े पहने हुए थे। महिला के बाल हरे रंग के पीछे की लंबाई के थे। वह एक 5'3" सुंदरता थी, लेकिन उसकी नजर गर्व से भरी हुई थी। आदमी मुस्कुराने लगा एक बार जब उसने मिस एमी को पास आते हुए देखा।
ये वही आदमी था जिससे वे पहली लिफ्ट में मिले थे, जॉन ब्राउन। महिला उसकी छात्रा थी, ऑरोरा ब्राइट। क्या वह है? वह मुझे काफी कमजोर लगता है। मैंने सुना है कि वह F ग्रेड है, इसलिए ये द्वंद्व जल्द ही खत्म हो जाएगा। आसपास के अन्य छात्रों की आवाजें गौरव के कानों में आईं क्योंकि वह मिस एमी के साथ मंच की ओर चला। उसकी नजर उदासीन थी, लगभग ऐसा था जैसे उसने उन्हें बोलते हुए नहीं सुना। वे मंच के सामने पहुंचे और ऊपर चले गए। ओह, अच्छी बात है कि तुम भागी नहीं, लेकिन तुम अभी भी उस तारीख के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती हो इससे पहले कि ऑरोरा उसे अस्पताल में डाल दे, जॉन ब्राउन ने बोलते हुए भेड़ की तरह मुस्कुराया।